नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे पीईबी के द्वारा पूछे गए वर्ग 1 और 2 में जो पेडागोजी पूछी गई थी उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पर हम आज फिर से डिस्कस करने वाले हैं कुछ 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि पीईबी वर्ग 1 पेडागोजी में पूछे गए थे। तो वीडियो को देखिए अंत तक, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी एमपी टेट वर्ग 3 में पूछे जाने की 100% उम्मीद है। और अगर आपने अभी तक टेस्ट लगाना शुरू नहीं किया है तो आप एमपी वर्ग 3 के टेस्ट परीक्षा ऐप के माध्यम से लगा सकते हैं और इनकी कीमत है 299। और अगर आप 50% का डिस्काउंट चाहते हैं तो आप कोड यूज कीजिएगा APN50। इससे आपको 149 में 20 टेस्ट अनलॉक हो जाएंगे जो कि इंग्लिश और संस्कृत दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, पेडागोजी जो सीरीज है देख सकते हैं आप, टॉपिक एक डायरेक्ट पेपर है पीईबी का, उसी से हम आपको बता रहे हैं। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज के पेपर के जो प्रश्न हैं वो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इससे आपको पीईबी का लेवल भी पता चलेगा, तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिए। पहला प्रश्न है आपका, जब थ्योरी या सिद्धांत को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है और विशेष मामलों को समझाने के लिए लागू किया जाता है तो इसे निम्न के रूप में जाना जाता है। जब थ्योरी या सिद्धांतों को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है, जो थ्योरी या सिद्धांत जिसमें पहले आते हैं या नियम जिसमें पहले आते हैं, तो वो कौन सा तर्क होगा आपका? भावनात्मक तर्क, पार्श्व तर्क, विवेचनात्मक तर्क या फिर निगमनात्मक तर्क। तो सभी को मालूम है कि जहाँ पर नियम या सिद्धांत पहले आते हैं वहाँ पर निगमनात्मक तर्क होता है और जहाँ पर उदाहरण पहले आते हैं वहाँ पर आगमनात्मक तर्क होता है। तो यहाँ भी राइट आंसर हो जाएगा आपका निगमनात्मक तर्क, ऑप्शन नंबर 4। चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। ये प्रश्न सीटेट में भी आ चुका है और देख सकते हैं आप 2-3 पेपरों में सम्मिलित था ये प्रश्न, तो इसको अच्छे से देखिए। और प्रश्न काफ़ी आसान है। जो बच्चे आंशिक रूप से देख सकते हैं उनके साथ क्या करना चाहिए? विशेष स्कूलों में रखा जाना चाहिए या फिर बिना किसी विशेष प्रावधान के नियमित स्कूल में रखा जाना चाहिए या फिर सामान्य स्कूलों में विशेष प्रावधान के तहत रखा जाना चाहिए या फिर शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि यह उनके लिए किसी भी तरह उपयोगी नहीं है। तो आपको मालूम है कि ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही नहीं होंगे। जिनको मालूम नहीं उनको बता दें कि जो समावेशी शिक्षा है इसके अंतर्गत सभी बालकों को सम्मिलित किया जाता है। किसने दी थी? जॉन डेवी ने। किसने दी थी समावेशी शिक्षा? जॉन डेवी ने। और जॉन डेवी कहते हैं कि जो बच्चे आंशिक रूप से देख सकते हैं उन्हें कैसे विद्यालयों में, सामान्य विद्यालयों में रखा जाए, लेकिन कैसे? विशेष प्रावधान के साथ। तो जो बच्चे आंशिक रूप से देख सकते हैं उनको सामान्य विद्यालयों में विशेष प्रावधान के साथ रखा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये प्रश्न आया भी है कई बार सीटेट में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अधिगम में अक्षम बच्चे की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार उपयोग किया जाएगा? आप कोई बच्चा अधिगम में अक्षम है या सीखने में अक्षम है तो उसके लिए क्या उपयोग किया जाएगा जिससे उसकी पहचान हो? तो अक्षर मूड बदल जाना या फिर बाज को सा या फिर 21 को 12 लिखना या फिर अभद्र व्यवहार या फिर कम समय तक ध्यान देना और उच्च शारीरिक गतिविधियाँ। तो अधिगम में अक्षम बच्चे, अधिगम मतलब होता है सीखना, और सीखने के लिए ये तो अक्सर मूड बदल जाना, ये तो आपका ADHD का प्रभाव पड़ता है, आपके न्यूरो सिस्टम से संबंधित है अक्सर मूड बदल जाना। जैसे आपने मूवी देखी होगी सन ऑफ सरदार, उसमें जो दादी रहती है संजय दत्त की, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है अधिगम में अक्षम। तो अधिगम में अक्षम कहाँ पर है? बाज को सा और 21 को 12 लिखना। तो इस किस प्रकार की समस्या है ये? बाज को सा लिखना और 21 को 12 अगर लिख रहे हैं तो डिस्ग्राफिया संबंधी अक्षमता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 है, RTE अधिनियम में निम्न दिनांक को लागू किया गया। जो RTE 2009 है उसको कब लागू किया गया? तो सभी को पता है कि जो RTE 2009 है वो 2008 में तो होगा नहीं, 11 में भी नहीं होगा, बहुत दूर है, तो यहीं आसपास होगा। तो जो 9 है उसमें 9 में भी नहीं हुआ था।
RTE जो 2009 बना था वो लागू हुआ था नए सत्र से, और मध्य प्रदेश में नया सत्र कब से शुरू होता है? अप्रैल से। तो RTE 2009 लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। किस प्रकार के अनुकूलन में कंडीशनिंग में पहले CS और CR का पता लगाया जाता है? तो CS यानी कंडीशनिंग स्टिमुलस, मतलब कि अनुबंधित उद्दीपक, और अनुबंधित अनुक्रिया के बारे में पता लगाया जाता है। तो ये तो सभी को पता है कि पावलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में, जो कि उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, उसमें पता लगाया जाता है CS और CR का। CS का मतलब होता है कंडीशनिंग स्टिमुलस, मतलब अनुबंधित उद्दीपक, और CR का मतलब होता है अनुबंधित अनुक्रिया। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। जब ऐसा कहा जाता है कि वंचित समूह को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाया जाना चाहिए, तो वहाँ पर क्या होता है? तो इसे कहा जाता है, इसका निम्न अर्थ होता है। कंप्लीट प्रश्न नहीं आ रहा था, हाँ अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जब ऐसा कहा जाता है कि वंचित समूहों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाया जाना चाहिए, तो इसका निम्न अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है? विशिष्ट शिक्षा, प्रतिभाशाली शिक्षा, व्यवहारतक शिक्षा, या फिर समावेशी शिक्षा। तो जब सामान्य विद्यार्थियों को और वंचित समूह के विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ाया जाता है, तो उसे कहा जाता है समावेशी शिक्षा। किसने दी थी? जॉन डीवी ने। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका, व्यवहार में दृष्टिकोण और भावनाओं का पहलू इसके अंतर्गत आता है। दृष्टिकोण और भावनाएं अधिगम के ज्ञानात्मक पक्ष में, क्रियात्मक पक्ष में, मनोवैज्ञानिक पक्ष में, या फिर भावनात्मक पक्ष में। भावनाएं और क्या दृष्टिकोण कहाँ पर आएंगे? तो सभी को पता है, किसी के लिए आपके जो दृष्टिकोण है वो किस प्रकार के हैं, किसी के प्रति आपकी भावनाएं किस प्रकार की हैं, प्रेम की हैं, अन्यथा घृणा की हैं, तो वो किस में आएंगे? सभी के सभी आएंगे भावनात्मक पक्ष में। ऑप्शन नंबर 4, किसी के प्रति आपका दृष्टिकोण और भावनाएं जो आएंगी वो किस में आएंगी? भावनात्मक पक्ष में आएंगी। प्रश्न क्रमांक 8 की ओर चलेंगे। सूचना प्रक्रमण दृष्टिकोण जोर देता है कि व्यक्ति इसके सिवाय सब कुछ करे। जो सूचना प्रक्रमण दृष्टिकोण है वो किस पर जोर देता है? कि एक को छोड़कर सब कुछ कर सकता है। सूचना को रणनीतिबद्ध करना बिल्कुल कर सकता है सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में। सूचना को भूल जाना, या फिर सूचना को तोड़ मरोड़ करना, या फिर सूचना का अभिलेखन करना। तो जो सूचना प्रक्रमण सिद्धांत है उसमें रणनीतिबद्ध कर सकते हैं, तोड़ मरोड़ कर सीख सकते हैं, अभिलेखन कर सकते हैं, लेकिन सूचना को भूलना नहीं है। सूचना प्रक्रमण सिद्धांत के अंतर्गत ये नहीं आता है। कौन? सूचना को भूल जाना। बाकी 3 आते हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। एक प्रभावी कक्षा का वातावरण का सार है। एक प्रभावी जो कक्षा है उसका आप कैसे उसको अनुमान लगाएंगे कि ये प्रभावी कक्षा है? शांति होगी तो वो प्रभावी कक्षा होगी, या फिर विभिन्न प्रकार के शिक्षण सहायक उपकरण होंगे तो वो प्रभावी कक्षा होगी, या फिर जीवंत छात्र शिक्षक बातचीत होगी तो प्रभावी कक्षा होगी, या फिर सख्त अनुशासन होगा। तो एक प्रभावी कक्षा का वातावरण का आशय होता है कि छात्र और विद्यार्थी और शिक्षक के बीच जो है संबंध हो, बातचीत हो, विद्यार्थी प्रश्न करे, शिक्षक उत्तर दे, शिक्षक प्रश्न करे और विद्यार्थी उत्तर दे। तो यहाँ पर जीवंत छात्र और शिक्षक बातचीत प्रभावी कक्षा का सार है। प्रश्न क्रमांक 10 की ओर चलेंगे। किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ है। वर्ग 2 के बाल विकास में भी ये प्रश्न आया हुआ था। ये वर्ग 1 का पेपर है जिसमें 15 नंबर की पेडागोजी थी। तो ये प्रश्न देख सकते हैं आप अपने आप में कितने महत्वपूर्ण है। किंडरगार्टन का शब्द का अर्थ है बच्चों का विद्यालय, बच्चों का अधिगम, बच्चों का बगीचा और बच्चों का खेल का मैदान। तो किंडरगार्टन जो दिया था वो किसने दिया था? फ्रोवेल ने दिया था। और फ्रोवेल का जो शब्द था उसमें उन्होंने कहा था कि किंडरगार्टन का अर्थ है बच्चों का बगीचा, जिसमें विद्यार्थी क्या थे? एक पौधे के समान थे, और जो शिक्षक था वो एक माली था जो उनको सींच रहा था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 11। स्प्रेंगर के व्यक्तित्व के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार शामिल नहीं है? स्प्रेंगर एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया और पूछ रहा है कि कौन सा प्रकार शामिल नहीं था। तो स्प्रेंगर ने सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर 6 प्रकार के व्यक्तित्व बताए थे। उसमें कौन सा शामिल नहीं है वो आपको बताना है। इसमें राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और भौतिकवादी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपको बता दें, भौतिकवादी उसमें सम्मिलित
नहीं था। राजनीतिक था, धार्मिक था, आर्थिक था। 3 तो ये हो गए, और 3 और कौन से थे? तो 3 में और आपको बता दें कि पहला तो है राजनीतिक, दूसरा हो गया धार्मिक, तीसरा जो है इसमें आर्थिक है, चौथा है आपका सैद्धांतिक। कौन सा? सैद्धांतिक। और पांचवा जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सामाजिक। और पहला राजनीतिक, दूसरा धार्मिक, तीसरा आर्थिक और सामाजिक, 5 हो गए। और एक और जो था वो शायद मैं भूल रहा हूँ, 1 मिनट। और आपका छठवां है सौंदर्य अनुभाविक। सौंदर्य अनुभाविक। तो इस प्रकार से 6 हैं। कौन कौन से? राजनीतिक, धार्मिक, सैद्धांतिक, सामाजिक, आर्थिक और सौंदर्य अनुभाविक। 6 प्रकार के बताए थे किसने? स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सहकारी अधिगम विधि में शिक्षक की भूमिका निम्न होती है। सहकारी विधि अधिगम में शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? एक समन्वय तथा प्रतिनिधि की, एक प्रतिनिधि तथा औपचारिक प्राधिकारी की, या एक निर्देशक की, या फिर एक संगठनकर्ता की। तो एक सहकारी अधिगम विधि में एक शिक्षक की भूमिका जो होती है वो होती है एक समन्वयक और प्रतिनिधि की। शिक्षक की जो भूमिका होती है वो एक समन्वयक और प्रतिनिधि की है, जो उसका प्रतिनिधित्व करता है। प्रश्न क्रमांक 13 की ओर चलेंगे, और प्रश्न क्रमांक 13 है जो ब्लूम से संबंधित है। क्या कहता है? प्रश्न को पढ़ेंगे। शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए ब्लूम वर्गीकी का ज्ञानात्मक क्षेत्र शिक्षार्थियों में क्या प्रभावित करता है? जो ब्लूम की वर्गीकी में ज्ञानात्मक क्षेत्र को शिक्षार्थियों में क्या प्रभावित करता है? परिशुद्धता, सामर्थ्य, सहनशक्ति या फिर विचार। कौन? ज्ञानात्मक क्षेत्र। तो ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आएगा? शुद्धता आएगी, सामर्थ्य, सहनशक्ति या फिर विचार। तो ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आएंगे? विद्यार्थी के विचार या थॉट्स। और जो ब्लूम ने है, BS ब्लूम ने ज्ञानात्मक क्षेत्र कब बताया था? 1956 में। और अगला जो क्षेत्र है वो कौन सा है? भावात्मक। भावात्मक किसने बताया था? मसीहा तथा क्रथवाल ने। और ये कब बताया था? ये बताया था इन लोगों ने 1964 में। और अगला था क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष को बताया था सिम्पसन ने 1979 में। तो याद रख लेना कि ब्लूम ने 1956 में ज्ञानात्मक पक्ष, क्रथवाल और मसीहा ने 64 में भावात्मक पक्ष, और 1979 में सिम्पसन ने क्रियात्मक पक्ष। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। शैक्षिक मनोविज्ञान निम्न में अधिगम के साथ अधिक संबद्ध है। जो शैक्षिक मनोविज्ञान है वो अधिगम में किसके साथ अधिक संबद्ध है? अनौपचारिक वातावरण के साथ, औपचारिक वातावरण के साथ, भौतिक वातावरण के साथ या फिर सामाजिक वातावरण के साथ। तो जो शैक्षिक मनोविज्ञान है या शिक्षा मनोविज्ञान है वो किसके लिए बनाई गई है? विद्यार्थी, शिक्षक और विद्यालय से संबंधित है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये औपचारिक वातावरण से संबंधित है। कौन? शैक्षिक मनोविज्ञान। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और ये अंतिम प्रश्न है पेडागोजी का। वर्ग 1 की पेडागोजी के पेपर देख रहे थे, उसमें 15 ही प्रश्न आते हैं। तो एक एक पेपर हम डेली देखते हैं। अभी तक 15 से 16 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप उनको देख लीजिएगा। अधिगम के मानवतावादी सिद्धांत के अनुसार शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व विकास के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रासंगिक है? मानवतावादी सिद्धांत के अनुसार। तो मानवतावादी सिद्धांत किसने दिया था? सबसे पहले तो ये बात है। तो मानवतावादी सिद्धांत दिया था अब्राहम मास्लो ने। कितनी प्रकार की आवश्यकताएं बताई थी? 5। कौन कौन सी? एक वीडियो में ट्रिक के माध्यम से अब्राहम मास्लो की आवश्यकताएं का ट्रिक वीडियो पड़ा हुआ है, देख लेना। अभी आपको सिर्फ नाम बता देते हैं। शारीरिक आवश्यकता पहली थी। कौन सी आवश्यकता थी? पहली शारीरिक आवश्यकता, फिर सुरक्षा की आवश्यकता, फिर समाज की, फिर सम्मान की, फिर आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो यहाँ पर प्रश्न जो है उसको आते हैं कि अधिगम के मानवतावादी सिद्धांत के अनुसार शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व विकास के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रासंगिक है? किसके लिए? व्यक्तित्व विकास के लिए। तो व्यक्तित्व का विकास कब होगा? जब वो अपनी अभिव्यक्ति प्रदर्शित करेगा। तो व्यक्तित्व के विकास के लिए आत्माभिव्यक्ति सबसे जरूरी है या प्रासंगिक है। किस सिद्धांत के अनुसार? मानवतावादी सिद्धांत के अनुसार अब्राहम मास्लो के। तो इसमें व्यक्तित्व विकास अगर करना है तो आत्माभिव्यक्ति सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो ये थे दोस्तों कि समस्या समाधान में उन स्कूलों में सफल होने की अधिक संभावना होती है जहाँ जो समस्या समाधान विधि है वो उन स्कूलों में अधिक संभव है जिन स्कूलों में क्या होता है? शिक्षक केंद्रित अध्यापकी प्रभाव में होती है, या फिर छात्र सजातीय होता है, या केवल
जोर केवल अनुशासन पर होता है या फिर अनुमेय पाठ्यक्रम जगह में होता है। तो आपको बताना है कि समस्या जो समाधान विधि है वो किन स्कूलों में अधिक प्रभावी होगी। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब आपको हिंदी में समझ में नहीं आए तो एक बार इंग्लिश में ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जहाँ पर आपका पाठ्यक्रम लचीला हो या फ्लेक्सिबल हो, अनुमेय जिसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो समस्या समाधान उन स्कूलों में सफल होने की अधिक संभावना है जहाँ पर क्या हो, फ्लेक्सिबल, यानी पाठ्यक्रम जो है वो थोड़ा सा विद्यार्थियों के अनुरूप लचीला हो। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 है हमारा, स्मृति में सूचना निम्न में भंडारित होती है। जो स्मृति है आपकी, आपको पता है स्मृति जो यहाँ पर वर्णित है वो 2 प्रकार की स्मृति ज़्यादातर वर्णित है कि स्मृति जो है आपकी कहाँ पर भंडारित होती है। जो लंबे समय तक आपको सूचना याद रखनी है वो कहाँ पर भंडारित होती हैं, ATM ओनली या LTM या ATM में, STM एंड LTM में, या फिर वर्किंग मेमोरी में। तो आपको बताना है ये कहाँ पर जो है वो स्मृति में सूचनाएं भंडारित होती हैं। तो आपको बता दें सूचनाएं 2 प्रकार से भंडारित होती हैं। एक होती हैं भंडारित कहाँ पर, STM में, और एक होती हैं भंडारित LTM में। LTM STM क्या है समझ लेते हैं। LTM का मतलब होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी का मतलब लंबी याददाश्त, जो लंबे समय तक याद रहे उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। दूसरी है आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो आपको कुछ ही क्षण तक याद रहे वो होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो आपके लॉन्ग में और शॉर्ट में दोनों में सूचनाएं भंडारित होती हैं, कुछ आप जल्दी भूल जाते हैं, कुछ लंबे समय तक याद रहती हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि सूचना निम्न में भंडारित होती हैं स्मृति में, कौन सी स्मृति में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, LTM और STM में दोनों सूचनाएं जो हैं। ऑप्शन नंबर 3, 2 नहीं, यहाँ पे 3 में आंसर सही है, STM और LTM। तो यहाँ पर इन 2 में सूचना संग्रहित होती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 कहता है आपको कि एक संदेश की विषय वस्तु को प्राप्त करने के लिए, एक संदेश की जो विषय वस्तु है उसको प्राप्त करने के लिए सुनने की प्रक्रिया कहलाती है। कोई संदेश है उसको आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो उसको सुनने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, जांच विधि श्रवण, निश्चेष्ट श्रवण, या फिर कोई नहीं, या फिर विमर्शी श्रवण। तो एक संदेश की विषय वस्तु को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास हैं। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, विमर्शी श्रवण। कौन सा, विमर्शी श्रवण। विमर्श के द्वारा आप जो है सुनने की प्रक्रिया की विषय वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विमर्शी श्रवण। प्रश्न क्रमांक 4 की ओर चलेंगे और यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 आपको कह रहा है शिक्षण की प्रक्रिया में जो है वो शिक्षक को हमेशा निम्न के लिए कोशिश करनी चाहिए। जो शिक्षक शिक्षण करता है उसको किस प्रकार की कोशिश करनी चाहिए, पर्याप्त गृह कार्य देने की, या छात्रों को अच्छी मनोवृत्ति रखने की, या फिर सजा की गंभीरता बढ़ाने की, या फिर उचित प्रतिपुष्टि फीडबैक और प्रबलन देने की। तो एक शिक्षक को किसकी कोशिश हमेशा जो है वो विद्यालय में करनी चाहिए, किसके लिए, शिक्षण प्रक्रिया में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपको कौन सा हो जाएगा, उचित प्रतिपुष्टि फीडबैक और प्रबलन देने की जो है वो शिक्षक को हमेशा कोशिश करनी चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 5 है आपका दृश्य मनोयोग यानी विजुअल अटेंशन की अवधि का मापन निम्न के द्वारा किया जाता है। दृश्य मनोयोग का मापन किसके द्वारा किया जाता है, पेरिस्कोप के द्वारा, माइक्रोस्कोप के द्वारा, या टेकियोस्टोस्कोप के द्वारा, या फिर कैलाइडोस्कोप के द्वारा। तो विजुअल अटेंशन अवधि यानी दृश्य मनोयोग का मापन किसके द्वारा किया जाता है। तो माइक्रोस्कोप तो यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि माइक्रोस्कोप के द्वारा तो सूक्ष्मदर्शी है, सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा देखने के लिए प्रयोग की जाती है, और कैलाइडोस्कोप भी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे जो राइट आंसर है जो आपका दृश्य मनोयोग है उसको मापन के लिए आपका यूज किया जाता है टेकियोस्टोस्कोप, या फिर जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में बहुमूर्ति दर्शन। क्या बोलते हैं जिसको हिंदी में बहुमूर्ति दर्शन का प्रयोग किया जाता है किसके मापन के लिए, दृश्य मनोयोग के मापन के लिए। चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। प्रश्न क्रमांक 6 कहता है कि सबसे अलग या हटकर चिंतन निम्न से संबंधित है। जो सबसे अलग चिंतन है वो कौन सा है, अपसारी चिंतन है, तार्किक चिंतन है, मूल्यांकनात्मक चिंतन है, या फिर अभिसारी चिंतन है। सबसे अलग या हटकर चिंतन कौन सा है आपको बताना है।
जी हाँ, तो सबसे अलग और हटके जो चिंतन है वो है आपका अपसारी चिंतन, या फिर जिसको बोल सकते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। अपसारी चिंतन सबसे अलग होता है। तार्किक सोच, किसी एक विषय वस्तु के प्रति तार्किक सोचना, मूल्यांकनात्मक सोचना या अभिसारी सोचना, ये तीनों अंतर संबंधित है। लेकिन सबसे अच्छा जो है वो कौन सा चिंतन माना जाता है? अपसारी चिंतन सबसे अच्छा माना जाता है। तो सबसे अलग या हटकर जो चिंतन है वो कौन सा है? आपका अपसारी चिंतन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये समावेशी शिक्षा से है, जॉन डीवी की समावेशी शिक्षा से आपके लिए एक प्रश्न है, और ये प्रश्न अच्छा भी है और ज़्यादातर लोगों का सही भी हुआ होगा। चलिए पढ़ते हैं क्या है प्रश्न। समावेशी शिक्षा एक स्कूल शिक्षा प्रणाली को संदर्भित करती है, जो है समावेशी शिक्षा जो है वो एक स्कूल प्रणाली को संदर्भित करती है। वह है क्या है? विशेष स्कूलों के माध्यम से ज़रूरत वाले बच्चों को शिक्षा प्रोत्साहित करता है, यानी विशेष स्कूल के जो बच्चे हैं, अब शायद क्वेश्चन पूरा आ गया। हाँ, विशेष स्कूलों के माध्यम से विशेष जरूरत वाले बच्चों को शिक्षा प्रोत्साहित की जाए, ये है आपकी समावेशी शिक्षा। या फिर केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता, ये है आपकी समावेशी शिक्षा। या फिर भौतिक, बौद्धिक, सामाजिक, बहुभाषा संबंध, अन्य अलग अलग स्थितियों की परवाह किए बिना बच्चों को शामिल करती है आपकी समावेशी शिक्षा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका जो समावेशी शिक्षा एक स्कूल की शिक्षा प्रणाली है वो आपकी भौतिक, सामाजिक और बहुभाषी संबंधी अलग अलग स्थितियों की परिवाह किए बिना सभी को एक साथ सम्मिलित करती है। वो शिक्षा कौन सी है? समावेशी शिक्षा है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 8 है, एक बच्चे के गलत काम को बदलने का सबसे अच्छा तरीका निम्न है। कोई बच्चा है जो गलत कार्य करता है, उसके जो गलत कार्य के बदलना है अगर कि ये गलत कार्य ना करे तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक और मौका देकर उसके लिए एक और मौका देंगे कि एक और गलत कार्य कर ले, इसके बाद मत करना, या फिर अच्छे नैतिक मूल्यों का शिक्षण देकर, या फिर दंड देकर, या फिर पुरस्कार देकर। तो एक बच्चे के जो हैं वो गलत काम को बदलने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है अच्छे नैतिक मूल्य का शिक्षण देकर बच्चे के गलत कार्यों को रोका जा सकता है। सबसे अच्छा तरीका ए है। चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। प्रश्न क्रमांक 9 जो है वो कहता है आपका कि अधिगम में अक्षम व्यक्ति की सहायता करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका निम्न है। जो अधिगम में अक्षम व्यक्ति है उसकी सहायता के लिए आप कौन सा तरीका अपनाएंगे या कौन सा प्रयोग करेंगे जिसके लिए सबसे अच्छा या उसके लिए सबसे अच्छा लाभकारी हो? अधिगम में अक्षम व्यक्ति के लिए क्या करेंगे? उसके मूलभूत कौशलों जैसे पढ़ना, लिखना, स्पेलिंग तथा समझ को बेहतर बनाएंगे, या फिर जोर देंगे कि अपनी अक्षमता पर जीत प्राप्त कर पाए, या फिर उन्हें अध्ययन के लिए कम चीज़ें देंगे, या फिर उन्हें कम गृह कार्य देंगे। कोई व्यक्ति किसी प्रकार से अधिगम में अक्षम है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? जो तरीका कैसा हो? सर्वश्रेष्ठ हो। तो अधिगम में अगर अक्षम व्यक्ति है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके जो मूलभूत कौशल हैं जैसे कि पढ़ना, लिखना, स्पेलिंग, समझ आदि को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे अगर कोई बच्चा अधिगम में अक्षम है तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की ओर। और प्रश्न क्रमांक आपका 10 कहता है कि छात्रों को उनका अध्ययन अच्छी तरह से करने में सहायता करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? छात्र जो हैं वो अध्ययन कर रहे हैं और उनकी सहायता आपको करनी है तो किस प्रकार से करेंगे? मार्गदर्शन और परामर्श देकर, सजा देकर, कठोर और सख्त अनुशासन अपनाकर, या फिर पुरस्कार के द्वारा। तो अगर छात्र अध्ययन कर रहे हैं तो उनका अध्ययन अच्छी तरह से करने में आपको सहायता करनी है तो उनके लिए उचित परामर्श और मार्गदर्शन आप देकर उनकी सहायता कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मार्गदर्शन और परामर्श। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की और अगले प्रश्न पर जाने से पहले थोड़ी सी आपके लिए जानकारी है। अगर आप एमपीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए देख लीजिएगा, 1 मिनट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और अगले प्रश्न की ओर फिर चलेंगे। अगर आपने अभी तक टेस्ट लगाना शुरू नहीं किए हैं और टेस्ट सीरीज कहीं से भी नहीं ली है तो अगर आप टेस्ट लगाना चाहते हैं तो एमपी परीक्षा के द्वारा जो है बहुत अच्छे टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसमें 20 फुल लेंथ टेस्ट हैं, जिसमें जो लोग इंग्लिश लिए हैं उनके लिए इंग्लिश है, जो संस्कृत लिए हैं उनके लिए सेकंड लैंग्वेज संस्कृत है। और इन टेस्ट की जो प्राइस है आप यहाँ पर देख सकते हैं 299 थी, लेकिन अब ये आपको मिलेंगे सिर्फ 149 में। आपको क्या करना है, खरीदते समय नीचे अप्लाई कूपन कोड में कूपन कोड का यूज करना है APN
50, तो आपको डायरेक्ट 50% का ऑफ मिल जाएगा और आप अनलॉक कर सकते हैं और अपनी तैयारी की जो है अच्छी राह दे सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। प्रश्न क्रमांक 11 है आपका, जब एक ही छात्र के लिए दूसरी बार परीक्षण प्रशासित किया जाता है और पहले जैसे ही परिणाम प्राप्त हों तो इस प्रकार के परीक्षण को क्या कहा जाता है। इसमें क्या है कि एक छात्र का एक बार परीक्षण हुआ और फिर से परीक्षण प्रशासित किया गया और जैसे पहले परिणाम प्राप्त हुए थे, जितने नंबर पहले मिले थे उतने ही नंबर उसको दोबारा में मिले हैं, तो इस प्रकार जो परीक्षण का गुण है उसको आप क्या कहेंगे। वह दोहराने योग्य है, विश्वसनीय है, वैध है या फिर मानक है। तो अगर वही परीक्षण जो किया गया था और दूसरी बार परीक्षण किया गया और अंक वही मिल रहे हैं तो इस प्रकार का जो परीक्षण है वो विश्वसनीय परीक्षण कहलाता है। और वैध परीक्षण कौन सा कहलाता है, जिसके लिए उसका निर्माण किया जा रहा है अगर उसी का मापन कर रहा है तो वो वैध है, मतलब कि सिलेबस से बाहर नहीं है तो वो वैध है, नहीं तो वो वैध नहीं हो। और लेकिन अगर आपको पहले जैसा यानी एक सा परिणाम प्राप्त हो तो आपको याद रखना है कि वो कौन सा परीक्षण है आपका, वो है विश्वसनीय परीक्षण। और अगर यहाँ पे प्रश्न आ जाता कि ऐसा कौन सा परीक्षण है जिसमें परीक्षक के व्यक्तिगत गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वो है आपका वस्तुनिष्ठ परीक्षण। कौन सा, वस्तुनिष्ठ परीक्षण। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न बहुत बढ़िया है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 62 में, 61 में, 86 में या फिर 63 में। यहाँ पे दो प्रश्न बनते हैं, एक तो आता है कि NCERT का फुल फॉर्म क्या है, एक प्रश्न ये बनता है। दूसरा बनता है कि NCERT को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो इनको याद रख लेना, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद इसको हिंदी में कहा जाता है। और अगर पूछ ले कि इसका NCERT का फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पे लिखा है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। और अगर इसका मुख्यालय पूछ ले कि मुख्यालय कहाँ है NCERT का, तो सभी को पता है कि NCERT का मुख्यालय कहाँ है, अभी दिल्ली में। कहाँ पर है, दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो इसकी स्थापना हुई थी NCERT की 1961 में और मुख्यालय है इसका दिल्ली में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संज्ञानात्मक विकास का उच्चतम स्तर कौन सा है। तो सबसे पहले आप ये बताइए संज्ञानात्मक विकास किसने दिया। सभी ने पढ़ रखा है कि किसने दिया है, जीन पियाजे ने दिया है। और जीन पियाजे ने कितने स्तर दिए हैं संज्ञानात्मक विकास के, 4 स्तर दिए हैं। कौन कौन से, सेंसरी मोटर स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। इसमें से आपको बताना है कि संज्ञानात्मक विकास का उच्चतम स्तर कौन सा है, मतलब कि सबसे अंत में कौन सा आता है। तो पहला जो है वो तो 0 से 2 वर्ष का है, सेंसरी मोटर स्टेज। और दूसरा जो आपका है वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये है आपका 2 से 7 वर्ष का। और तीसरा आपका है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि है 7 से 11 वर्ष का। और चौथा आपका है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो कि है 11 से 14 वर्ष या अधिक वर्षों तक। तो यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास का उच्चतम स्तर जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 14 है आपके लिए और ये कहता है समूह शिक्षण का लाभ कौन सा नहीं है। समूह शिक्षण कराने से कौन सा लाभ नहीं होता है। शिक्षकों को बेहतर वित्तीय लाभ, जो शिक्षक हैं उनको बेहतर वित्तीय लाभ मिलता है समूह शिक्षण करने से, या फिर शिक्षण तकनीकों का बेहतर उपयोग हो जाता है, या फिर बेहतर योजना बन जाती है, या फिर संसाधनों का बेहतर उपयोग हो जाता है। आपको बताना है कौन सा लाभ नहीं होता है समूह शिक्षण के द्वारा। तो यहाँ पर जो समूह शिक्षण है उससे संसाधनों का बेहतर उपयोग भी हो जाता है और योजनाएं भी बेहतर बनती हैं और शिक्षण तकनीकों का बेहतर उपयोग भी हो जाता है समूह शिक्षण के द्वारा। लेकिन यहाँ पर है शिक्षकों को बेहतर वित्तीय लाभ मिल जाता है, ये समूह शिक्षण का जो है वो लाभ नहीं है। एक किसका लाभ है, तो शिक्षक का लाभ है। अगर वो समूह शिक्षण कर रहा है या कोचिंग प्राइवेट पढ़ा रहा है तो वो तो शिक्षक का लाभ हो गया। तो समूह शिक्षण जो है वो स्कूल स्तर पर अगर कहा जाए तो शिक्षकों को बेहतर वित्तीय लाभ, ये इसका लाभ नहीं है, बाकी सब इसके लाभ हैं। इसको याद रखना क्योंकि ये प्रश्न दोबारा भी आ सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, ये रहा, दृश्य आधारित विद्यार्थी मतलब विजुअल लर्नर के लिए कौन सी अध्ययन प्रणाली बेहतर होती है। जो दृश्य आधारित विद्यार्थी है, विजुअल लर्नर है, उसके लिए कौन सी जो अध्ययन की प्रणाली है वो बेहतर होगी।
आपको बताना है खेल वाली तकनीक मतलब गेमिंग टेक्निक, या फिर सम्मेलन तकनीक, एसोसिएशन टेक्निक, अवधारणा मानचित्रण, या फिर पठन या अनुवाचन सामग्री। जो दृश्य विद्यार्थी है या विजुअल लर्नर है उसके लिए खेल की तकनीकें उतनी प्रभावी नहीं होंगी और सम्मेलन की तकनीकें भी उतनी प्रभावित नहीं होती हैं और पठन और अनुवाचन की प्रभावी होती हैं, परंतु अवधारणा मानचित्रण के बराबर नहीं। तो यहाँ पर दृश्य विद्यार्थी या विजुअल लर्नर के लिए बेहतर प्रणाली कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पे हो जाएगी अवधारणा मानचित्रीकरण। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि जिनको देखने में दिक्कत हो रही है उनके लिए अवधारणा मानचित्रीकरण जो प्रणाली है वो सबसे बेहतर होगी अध्ययन के लिए। तो यहाँ पर हमने डिस्कस, आप देख सकते हैं पेडागोजी है टॉपिक और ये पीईबी का रियल पेपर है। यहाँ पर कोई एडिटिंग नहीं की है, डायरेक्ट पेपर उठा के आपके सामने लाए हैं। जिनको अभी तक टाइम नहीं मिला है वर्ग 1 के पेपर देखने का, वर्ग 2 के बहुत सारे लोग देख चुके हैं लेकिन वर्ग 1 के नहीं देखे हैं, तो वो ये वीडियो देख लें सारे, उनको ढूंढने की कहीं आवश्यकता नहीं है। और फिर भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, ज्वाइन कर लें, वहाँ पर पीडीएफ उपलब्ध हैं। पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। ब्लूम की वर्ग की के 3 ज्ञान क्षेत्र हैं, बिल्कुल सबको पता है कि 3 हैं। कौन कौन से हैं वो आपको बताना है। सामाजिक, भावात्मक, मनुवाहक। तो सामाजिक तो नहीं है। अगला है संज्ञानात्मक है, भावात्मक भी है और मनुवाहक। अगला है संज्ञानात्मक, भावात्मक मूल्यांकन, संज्ञानात्मक प्रशिक्षण और मनुवाहक। तो सभी को पता है ब्लूम के संज्ञानात्मक है, इसमें भी संज्ञानात्मक है, इसमें भी है, और भावात्मक भी है तो इसमें भी भावात्मक है, इसमें भी भावात्मक है। लेकिन जो अंतिम है वो आपका है कौन सा? मनुवाहक। कौन सा है? मनुवाहक। तो आपके जो 3 हैं वो कौन से हैं? संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनुवाहक। इसके लिए थोड़ी सी डिटेल और आपको देंगे। जो ब्लूम की वर्ग की थी उसने संज्ञानात्मक विकास के लिए जो अपना दिया था, ये दिया था, इसने संज्ञानात्मक विकास का जो क्षेत्र उसने दिया था वो दिया था 1956 में। कब दिया था? 1956 में। किसने? ब्लूम ने। उसके बाद 2 मनोवैज्ञानिक आए, कौन कौन से? करथवाल और मसीहा। इन्होंने 1964 में एक और दिया, वो था कौन सा? भावात्मक। इसके बाद 1969 में एक मनोवैज्ञानिक आए जिनका नाम था सिम्पसन, और इन्होंने जो है वो मनुवाहक दिया जिसको बोलते हैं हम क्रियात्मक। तो याद रखना 1956 में किसने दिया था? ब्लूम ने संज्ञानात्मक। 1964 में भावात्मक किसने? करथवाल और मसीहा ने। और 1969 में सिम्पसन ने दिया था मनुवाहक, या जिसको बोलते हैं क्रियात्मक। उम्मीद करते हैं इतना क्लियर हो गया होगा। और एक और छोटी सी बात कि जो संज्ञानात्मक क्षेत्र हैं इसके 6 पक्ष होते हैं। BTET यानी बिहार टेट में 2013 में पूछा गया था ये प्रश्न, तो हो सकता है आपसे पूछ ले कि संज्ञानात्मक क्षेत्र में कितने उपक्षेत्र या कितने भाग होते हैं, तो वो 6 होते हैं। अब उनको आप देख लेना डिटेल से, यहाँ पे बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनुवाहक। प्रश्न क्रमांक 2 की ओर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 कहता है कि शैक्षिक योजना निम्न से संबंधित है। जो शैक्षिक योजना है आपकी वो किससे संबंधित है? तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन हैं, आप देख सकते हैं कौन कौन से ऑप्शन हैं आपके लिए। नंबर 1, यह जांचना कि निर्धारित मानकों के अनुरूप जो है आपकी शैक्षिक योजना चल रही है या नहीं चल रही है, या फिर जो आपकी शैक्षिक योजना है वो है शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यवाही का सर्वोत्तम तरीका चुनना, या फिर शिक्षकों की भर्ती, या फिर शिक्षकों के लगातार हस्तांतरण। तो जो शैक्षिक योजना है वो क्या है? तो शैक्षिक योजना के अंतर्गत आपका आएगा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यवाही का सर्वोत्तम तरीका चुनना। दिए गए ऑप्शन में आपका ऑप्शन क्रमांक 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 कहता है थार्नडाइक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। चलिए बताइए, यहाँ पर कई लोग गलत करेंगे, कई लोग सही भी कर देंगे, लेकिन आपको बताना है। बताइए क्या होगा? थार्नडाइक खासकर किसका सिद्धांत पूछ रहा है? थार्नडाइक का सिद्धांत पूछ रहा है। कौन सा सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? व्यवहारवाद के रूप में, व्यवहारिकतावाद के रूप में, संरचनावाद के रूप में, या फिर संयोजनवाद के रूप में? तो आपको बता दें थार्नडाइक ने 1913 में एनिमल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक दी थी। कौन सी पुस्तक? एनिमल इंटेलिजेंस। संस्कृत वर्ग 2 में पूछी गई है कि एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक किसकी है। याद रखना संस्कृत वर्ग 2 की पेडागोजी में पूछी गई थी कि एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक किसकी है, जिसका जो संस्कृत विषय था उसके में पूछी गई थी। नहीं तो आप 30 नंबर की संस्कृत में देख लेना। नहीं
जिनका संस्कृत विषय था उनके में पूछी गई थी 15 नंबर की पेडागोजी के दौरान। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, थार्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया था उसका नाम था संयोजनवाद का सिद्धांत। कब दिया था? 1913 में। और थार्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था आपको बताना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 है और यहाँ पर भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। वो किससे संबंधित है? पावलोव से। प्रश्न कह रहा है कि पावलोव अधिगम इस मान्यता पर आधारित है कि जीवित प्राणी का आचरण निम्न होता है। पावलोव का जो सिद्धांत है वो किसकी मान्यता करता है कि जो प्राणी हैं, जीवित प्राणी, उसका जो आचरण है वो कैसा होता है? रचनात्मक, स्वैच्छिक, बौद्धिकतापूर्ण या फिर यांत्रिक। तो पावलोव मानते हैं कि जो प्राणी हैं उनका जो आचरण है वो कैसा होता है? यांत्रिक होता है, क्योंकि उन्होंने कुत्ते को संबंधित करके बताया था किससे? घंटी से अनुबंधित अनुक्रिया से। तो यहाँ पर इनके अनुसार, जो पावलोव के अनुसार, जो प्राणी का आचरण है वो कैसा होता है? यांत्रिक होता है। अच्छे से याद आप रख लेना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 6 है आपका, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शिक्षा अवसर वाक्यांश का तात्पर्य है कि सभी छात्रों को। विकल्प पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं, सीटेट 2016 या 2014, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ये प्रश्न ज्यों का त्यों आपको मिलेगा। एक भी अक्षर का परिवर्तन नहीं है। ये प्रश्न ज्यों का त्यों आपको सीटेट 2016 या फिर 14 में मिल जाएगा, आप देख लेना। इसलिए कहते हैं कि पुराने पेपर लगाना बहुत ज़रूरी है। तो अब ऑप्शन पढ़ते हैं कि क्या है। जो प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शिक्षा अवसर के लिए वाक्यांश का क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन आपके सामने है, आप पढ़ के बताइए कौन सा राइट आंसर होगा, फिर हम आपको राइट आंसर बताते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर प्रगतिशील शिक्षा से संदर्भ है कि समान शिक्षा अवसर का मतलब होता है कि जाति, धर्म, रंग, क्षेत्र और धर्म पर ध्यान दिए बिना समान शिक्षा के अवसर प्राप्त हो, वो होता है समान शिक्षा अवसर। किसके अनुसार? प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार। प्रश्न क्रमांक 6 की ओर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 कहता है कि विशिष्ट तथ्यों के सामान्यीकरण पर पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जो आपके विशिष्ट तथ्य हैं उनको सामान्यीकरण पर पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रेरण, सृजन, विचलन या फिर कटौती। तो यहाँ पर हम कुछ संबंधित कुछ अन्य तथ्यों की बात करेंगे। तो विशिष्ट से सामान्य किस में जाते हैं? विशिष्ट कौन होते हैं? उदाहरण। और सामान्य कौन होते हैं? नियम। उदाहरण से नियम की ओर किस विधि में जाते हैं? आप कहेंगे कि उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं किस विधि में? आगमन विधि में। किस विधि में? आगमन विधि में। और आगमन विधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं उसको इंडक्टिव मेथड। और यहाँ पर विशिष्ट तथ्यों से सामान्यीकरण पर पहुँचने की जो क्रिया कहलाती है वो कहलाती है इंडक्शन। इसलिए इंग्लिश में भी कभी कभी सही निकालने की कोशिश करनी पड़ती है। तो इंडक्शन यहाँ पे, प्रेरण यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 6 के लिए। प्रश्न क्रमांक 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 7 कहता है, अनुमानी विधि निम्न के द्वारा अधिगम पर जोर देती है। जो अनुमानी विधि है वो किसके द्वारा अधिगम पर जोर देती है? करो और सीखो के द्वारा, समझ के द्वारा, हाव भाव के द्वारा या फिर भावनाओं के द्वारा। जो अनुमानी विधि है आपकी, अनुमानी विधि जो जोर देती है वो किस पर देती है? करो और सीखो, खोजो पर अधिक जोर देती है। कौन सी विधि? आपकी अनुमानी विधि। ये सारे प्रश्न जो हैं पीईवी के द्वारा पूछे गए हैं, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर पसंद आता हो, और नहीं आता हो तो कोई बात ही नहीं है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उन लोगों से अनुरोध है कृपया कर लें। आपके लिए बहुत बढ़िया क्लासें लाएंगे, क्योंकि अभी मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है, लेकिन आपके लिए आगे चल के बहुत अच्छी क्लासें लाएंगे जो आपकी वर्ग 3 में बहुत कारगर साबित होंगी। अगला प्रश्न है आपका, संज्ञानात्मक सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचना को बदलने, संशोधित करने वाली प्रक्रिया को इस नाम से जाना जाता है। जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है किसका? जीन पियाजे का। उनके अनुसार अपने संज्ञानात्मक जो संरचना है उसको बदलने और संशोधित करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? संयोजन के नाम से, ज्ञान का हस्तांतरण के नाम से, अनुभूति के नाम से या फिर अनुमानों के नाम से। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि जो संज्ञानात्मक सिद्धांत में संरचना बदलने को और उसको संशोधित करने की क्रिया है वो कहलाती है एकोमोडेशन या फिर
समायोजन कहलाती है? संज्ञानात्मक सिद्धांत की संरचना को संशोधित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समायोजन कहलाती है। क्या कहलाती है? समायोजन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 9। जब कोई विद्यार्थी 2 बार एक ही परीक्षा देता है तो इसे किस प्रकार संदर्भित किया जाता है? कोई विद्यार्थी है और वो एक ही परीक्षा कितनी बार दे रहा है? 2 बार दे रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? उपरांत परीक्षा, परीक्षा पुनर्परीक्षा, दोहरी परीक्षा या फिर पश्च परीक्षा? तो जो विद्यार्थी है 2 बार एक ही परीक्षा देता है तो उसे क्या कहेंगे? तो टेस्ट, रीटेस्ट यानी कि परीक्षा और फिर से दे रहा है उसी परीक्षा को तो उसको कहेंगे पुनर्परीक्षा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका परीक्षा पुनर्परीक्षा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा कि जब कोई विद्यार्थी 2 बार एक ही परीक्षा देता है तो उसको कहेंगे परीक्षा पुनर्परीक्षा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 आपके सामने है। मूल पाठ्यक्रम में निम्न शामिल होते हैं। जो मूल पाठ्यक्रम है उसमें क्या शामिल होता है? प्रश्न आपने पढ़ लिया है, अब ऑप्शन आपके सामने ये रहे। शिक्षकों द्वारा तैयार इकाई और पाठ्य योजनाएं होती हैं किसमें? मूल पाठ्यक्रम में। या फिर स्कूल अधिकारियों द्वारा पेश किया गया विषय सम्मिलित होता है मूल पाठ्यक्रम में। या फिर अन्यत्र बच्चों द्वारा कुल अनुभव सम्मिलित होते हैं। या फिर स्कूल कार्यक्रम में कुल अनुभव सम्मिलित होते हैं। तो जो आपका पाठ्यक्रम बनता है या मूल पाठ्यक्रम बनता है उसमें आपके स्कूल के द्वारा जो कार्य हैं, पूरा टोटल काम स्कूल के द्वारा है, सब कुछ सम्मिलित होता है कि बच्चों को कितने कालांश में पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कब परीक्षाएं आयोजित करनी है, क्या करना है, सब होता है। स्कूल कार्यक्रम के कुल अनुभव आपके मूल पाठ्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न क्रमांक 11 की ओर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 कहता है कि इरिक इरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास में कुल कितने चरण होते हैं? इरिक इरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास में कितने चरण होते हैं? तो सभी को पता है और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनकी तैयारी अभी तक बिल्कुल घटिया है। साफ कहता हूँ लेकिन क्लियर कहता हूँ। तो यहाँ पर सभी को पता है कि इरिक इरिक्सन के जो विकास, मनोसामाजिक विकास के कुल चरण हैं वो कितने हैं? 8 चरण हैं। कितने चरण हैं? 8 चरण हैं। और पहला चरण जो है विश्वास बनाम अविश्वास यानी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है। और अंतिम चरण आपको बताना है कि कौन सा है, नीचे कमेंट करके। प्रश्न क्रमांक 12 की ओर चलेंगे। 12 क्रमांक का प्रश्न कहता है कि संगोष्ठी या सिंपोजियम, जो संगोष्ठी है एक प्रकार का है, क्या है? संगोष्ठी या सिंपोजियम एक प्रकार का है, क्या है? व्याख्यान विधि है, प्रदर्शन विधि है, चर्चा विधि है या फिर केस स्टडी विधि है? तो संगोष्ठी या बैठ के आप जब चर्चाएं करते हैं तो वो कौन सी विधि हो जाती है? संगोष्ठी या बैठ के जब चर्चाएं करते हैं तो वो विधि किसके भाग है? चर्चा विधि का एक भाग है। संगोष्ठी यानी संघ के साथ बैठ के आप बातें करते हैं मौखिक रूप से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 कहता है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत निम्न के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। जो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? बैचलर, स्किनर, स्पीयरमैन या फिर गिलफोर्ड? तो सभी को पता है कि बुद्धि का द्विकारक कहें या द्विखंड कहें या द्वितत्व सिद्धांत कहें, वो किसके द्वारा दिया गया था? वो दिया गया था आपका स्पीयरमैन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? स्पीयरमैन के द्वारा। और 2 कारक बताए थे इन्होंने, कौन कौन से बताए थे? एक बताया था सामान्य कारक जिसको बोलते हैं जनरल कारक, एक बोलते हैं विशिष्ट कारक जिसको बोलते हैं स्पेशल फैक्टर, और एक को बोलते हैं जनरल फैक्टर। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं। जो जनरल फैक्टर है, जो सामान्य कारक है, ये आपका होता है जन्मजात। कैसा होता है? जन्मजात। मतलब आप सामान्य कारक जो है वो जन्म से ही लेकर आते हैं। और जो विशिष्ट कारक होता है वो आपके जन्म के बाद आप किस प्रकार के माहौल में रहते हैं, यानी उसके अनुसार, यानी सामान्य कारक के अनुसार आपके विशिष्ट कारक विकसित होते हैं। तो अगर इस प्रश्न के अलावा अन्य प्रश्न आ जाए कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत में किसको अधिक जोर दिया गया है, तो वो दिया गया है आपके सामान्य कारकों को, जो कि कैसे हैं? जन्मजात हैं। एक बात और यहाँ से आ सकती है कि द्विकारक सिद्धांत जो दिया था स्पीयरमैन ने, वो कब दिया था? तो ये दिया था आपका 1904 में। कब दिया था? 1904 में। इसके बाद एक प्रश्न और आ सकता है कि सभी सिद्धांतों की, बुद्धि के अन्य सिद्धांतों की नींव कौन सी है? तो स्किनर का, स्पीयरमैन का जो है
वो द्विकारक सिद्धांत है, स्किनर नहीं, स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत है, जो कि अन्य सिद्धांतों की नींव है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगर आप MP वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज अभी तक आपने कहीं से नहीं ली है, तो परीक्षा ऐप के द्वारा, क्योंकि परीक्षा ऐप के द्वारा सबसे ज़्यादा बेची जाने वाली टेस्ट सीरीज है और अच्छी भी है, तो परीक्षा ऐप के द्वारा जो टेस्ट सीरीज है आपकी यहाँ पे देख सकते हैं 299 में मिल रही है, लेकिन आपको ये 50% ऑफ के साथ मिल जाएगी। 50% ऑफ से कितने में मिल जाएगी? आपको मिल जाएगी ये 149 में। कितने में मिल जाएगी? 149 में। और ये कब तक मिलेगी? ये मिलेगी आपको लास्ट फरवरी तक। कब तक? लास्ट फरवरी तक, यानी 28 फरवरी के रात 12 बजे तक आपको ये 149 में मिलेगी। और 1 मार्च से, यानी नेक्स्ट मंथ से इसका जो प्राइस है वो हो जाएगा 175, 50% डिस्काउंट के साथ। तो अगर लेना है तो आप अभी ले लीजिए, क्योंकि फिर थोड़ी सी महंगी होने वाली है। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक था हमारा पेडागोजी, और जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे ये कर रहे थे वर्ग 1 में जो 15 नंबर की पेडागोजी पूछी गई थी उससे। तो ये आपकी प्योर पेडागोजी है PB की, जो कि वर्ग 3 में ज्यों कि त्यों आने की उम्मीद है, तो वीडियो को पूरा देखिए। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कैंसल्ड है, क्योंकि इसके ऑप्शन सही नहीं थे, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 से, क्योंकि जो प्रश्न सही है उन्हीं में हमें टाइम लगाना है। इनमें क्यों टाइम लगाएं फालतू का, जब सही ही नहीं है। तो प्रश्न क्रमांक 2 है हमारा, मस्तिष्क क्षति के कारण भाषण अनियमितता के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द इस प्रकार है। मस्तिष्क जो क्षति है, किसी प्रकार की चोट वोट लगने से या मस्तिष्क में किसी प्रकार का आनुवांशिक जो रोग या समस्या होने के कारण भाषा में आपकी अनियमितता आ जाती है, मतलब भाषा में कुछ समस्याएं आ जाती हैं, जिसके कारण उसको क्या कहेंगे? आवाज़ बंद होना, अफेक्स, असंवेदन या वाग विहीनता, या फिर कहेंगे एस्टासिया, आवासिया, इसको आप क्या कहेंगे? तो यहाँ पर आप जो है मस्तिष्क क्षति के कारण अनियमितता होती है, उसको आपको कहना पड़ेगा। आपको अच्छे से मालूम है उसको क्या कहा जाता है? अफेजिया कहा जाता है। मस्तिष्क संबंधी अगर कोई वाक यानी बोलने में संबंधित समस्या आती है तो उसको अफेजिया कहा जाता है, यानी आवाज़ बंद होना। इसलिए कहते हैं इंग्लिश के नाम भी याद रखा करो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 है, एक युग्मनज निम्न के कारण निर्मित होता है। एक युग्मनज है जो किसके कारण निर्मित होता है? पृथक्करण के कारण, विखंडन से, संलयन से या विभाजन से। तो जो एक युग्मनज है ये बनता है किससे? संलयन से। किससे बनता है? संलयन से। किसके किसके संलयन से? आपको बताना है। शुक्राणु और अंडाणु के संलयन से बनता है एक युग्मनज। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 है हमारा, और प्रश्न क्रमांक 4 कहता है, मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार विचलित व्यवहार निम्न के कारण होता है। जो आपका मनोविश्लेषण सिद्धांत है किसने दिया था? आपको बताना है किसने दिया था। उसके अनुसार व्यक्ति की इच्छा के दमन के कारण जो है व्यवहार में विचलन होता है, या फिर व्यक्ति की इच्छाएं अत्यधिक होने के कारण व्यवहार में विचलन होता है, या पहचान, दंभ, सुपर ईगो की उपस्थिति के कारण विचलन होता है, या फिर सक्रिय अचेतन प्रक्रिया के कारण विचलन होता है। तो जो मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? फ्रायड ने दिया था। किसने दिया था? फ्रायड ने दिया था। इसने मन के 3 प्रकार बताए थे। कौन कौन से? अचेतन मन, अवचेतन मन और चेतन मन, अर्धचेतन मन, 2-3 प्रकार बताए थे। उसके अन्य नाम भी होते हैं। तो मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत के अनुसार जो आपका विचलित व्यवहार है, इन सब का दोषी जो कौन होता है? व्यक्ति की इच्छा के दमन के कारण। कोई इच्छा दमित होती है, इसके कारण वो है जो कुंठित हो जाता है और आक्रामक व्यवहार करने लगता है। तो विचलित व्यवहार का कारण क्या है? व्यक्ति की इच्छा के दमन के कारण जो है वो विचलित व्यवहार करने लगता है। प्रश्न क्रमांक 5 की ओर चलेंगे, और ये प्रश्न कई बार कई परीक्षाओं में ज्यों का त्यों मिला है। तो कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमें ज्यों के त्यों मिलते हैं। यदि बच्चा 16 को 61 लिखता है तथा B और D से भ्रमित है तो संभवतः इसका मामला है। एक पिछला वीडियो था उसमें हम सिक्कों से संबंधित बात कर रहे थे। यहाँ पे 16 को 61, और एक वीडियो में और बाज और सा पूछा गया था कि बाज और सा में अंतर नहीं कर पाता है। तो वहाँ पर जो ऑप्शन थे इससे थोड़े से अलग थे, समझ लेंगे कैसे। अगर 16 को 61 लिखता है और B और D में भ्रमित है तो किसका मामला है? अधिगम क्षमता का, दबाव की प्रक्रिया का, मानसिक असमर्थता का, या फिर शारीरिक अक्षमता का। तो जो ये प्रकार है ये है आपका अधिगम अक्षमता का। और अगर अधिगम अक्षमता में आपके पूछा जाए तो किसका है? तो ये है किसका? डिसलेक्सिया का। किसका? डिसलेक्सिया का। कि 16 और 61 में और B और D में भ्रमित है तो ये डिसलेक्सिया का लक्षण है अधिगम अक्षमता के अंतर्गत।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कहता है निम्न में से कौन विचारों के मनोविश्लेषण स्कूल से संबंधित नहीं है। इसमें से जो है 3 मनोविश्लेषणवादी हैं और एक नहीं है, युंग, फ्रायड, एडलर। तो सभी को पता है युंग, फ्रायड और एडलर तीनों मनोविश्लेषणवादी हैं, बल्कि सोलो नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सोलो। प्रश्न क्रमांक 7 की ओर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 है कि जब, एक मिनट, हाँ, प्रश्न कहता है आपका कि जब कोहलबर्ग तथा पियाजे के नैतिक तर्क शक्ति के सिद्धांतों पर आगे शोध किया गया तब ऐसा पाया गया कि, जब कोहलबर्ग और पियाजे के सिद्धांतों पर शोध किया गया तो पाया गया कि इसमें क्या समस्या थी। ऑप्शन आपके सामने है कि संज्ञानात्मक विकास के स्तर तथा नैतिक तर्क शक्ति के मध्य कोई संबंध नहीं। ये पाया गया कि उन्होंने बच्चों के नैतिक तर्क की क्षमताओं का अधिमूल्यांकन किया है, या फिर उन्होंने नैतिक स्थितियों में बच्चों की क्रियाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है, या फिर उन्हें बच्चों की नैतिक शक्ति की क्षमताओं का न्यून आकलन किया है। तो जब कोहलबर्ग और पियाजे के नैतिक तर्क शक्ति का जो निर्णय किया गया है या सिद्धांतों को आगे बढ़ाया गया है, तो जो कोहलबर्ग है वो नैतिक विकास के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जीन पियाजे ने कोहलबर्ग से पहले नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था 1932 में। कब दे दिया था? 1932 में। इसके बाद कोहलबर्ग ने दिया था। तो ये दोनों नैतिक विकास से संबंधित हैं, और कोहलबर्ग के नैतिक विकास के पियाजे के नैतिक विकास के अनुसार ही कोहलबर्ग ने अपने कुछ एडिट करके नियम बनाए थे, और जिनकी आलोचना किस मनोवैज्ञानिक ने की है आपको बताना है कमेंट करके। तो यहाँ पर जो पियाजे और कोहलबर्ग के नैतिक तर्क शक्ति के सिद्धांतों पर जो शोध किया गया है तब पाया गया है कि उन्होंने बच्चों के नैतिक तर्क शक्ति की क्षमताओं का जो है वो आकलन कैसा किया है? न्यून आकलन किया है। कैसा आकलन किया है? न्यून आकलन। उन्होंने इस पर आकलन कम किया है, अवस्थाओं पर ज़्यादा जोर दिया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 8 है अध्यापक शिक्षण के लिए राष्ट्रीय परिषद का निम्न उद्देश्य होता है। अध्यापक शिक्षण के लिए, किसके लिए? प्रश्न समझ लेना, अध्यापक शिक्षण के लिए, टीचर एजुकेशन, किसके लिए? अध्यापक शिक्षण के लिए क्या उद्देश्य है? शैक्षिक कॉलेजों को अनुदान प्रदान करना, या अध्यापक शिक्षण में शोध को प्रोत्साहित करना, या फिर कॉलेजों का पर्यवेक्षण तथा निगरानी करना, या फिर शैक्षिक कॉलेज खोलना। तो यहाँ पर अध्यापक शिक्षण के लिए जो राष्ट्रीय परिषद का उद्देश्य था वो था अध्यापक शिक्षण में शोध को प्रोत्साहित करना। क्या? अध्यापक शिक्षण में शोधों को प्रोत्साहित करना। इसके लिए अध्यापक शिक्षण लागू किया गया था और सूक्ष्म शिक्षण मेथड जैसी विधियों का प्रयोग किया गया था। प्रश्न क्रमांक 9 की ओर चलेंगे, और प्रश्न क्रमांक 9 भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि ये कहता है कि मस्तिष्क के 2 गोलार्ध स्नायु तंतुओं के एक सेट से जुड़े होते हैं। जो मस्तिष्क के 2 गोलार्ध हैं, एक आपका दायां होता है, एक आपका बायां होता है, और जो किससे जुड़े होते हैं? स्नायु तंतुओं के एक सेट से जुड़े होते हैं, जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं? 1-2 गोलार्ध हैं और ये इस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं। आपने कभी भी देखे होंगे बायोलॉजी पढ़ते टाइम। तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, महासंयोजिका या कार्पस कैलोसम। क्या कहा जाता है? कार्पस कैलोसम। प्रामस्तिष्क मस्तिष्क का भाग है, सबसे आगे वाला। सेरेबेलम मस्तिष्क का भाग है। लिम्बिक सिस्टम भी आप जानते हैं कि ये भी मस्तिष्क का एक भाग है। तो जो महासंयोजिका है वो दोनों दाएं और बाएं वाले गोलार्धों को जोड़ने का कार्य करती है मस्तिष्क में। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की ओर, और प्रश्न क्रमांक 10 है इरेक्शन से संबंधित। और आपको एक बात बता दें, पूरे टोटल वर्ग 2 और वर्ग 1 के प्रश्न देखने के बाद मुझे जहाँ तक अभी तक मैंने काउंट किए हैं लगभग 20 से 30 क्वेश्चन के बीच में हैं। एग्जैक्ट तो मुझे भी याद नहीं, लेकिन इससे कम क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने पूरे वर्ग 2 के पेपर एनालिसिस किए हैं और पूरे वर्ग 1 के देखे हैं। तो 20 से 30 क्वेश्चन हैं, मतलब लगभग हर एक पेपर में 1 प्रश्न, किसी में 2 प्रश्न इरेक्शन से पूछे गए हैं। तो इनको थोड़ा सा पढ़ लेना आप, इनकी 8 अवस्थाओं की अवस्थाएं याद रख लेना, कहाँ से कहाँ तक कौन सी अवस्था है और उसके गुण क्या हैं, बस इतना पढ़ लेना, आपका प्रश्न सही हो जाएगा। प्रश्न कहता है इरेक्शन ने इस पद को प्रतिपादित किया है, बहुर्मुखी को, ओडिपस कॉम्प्लेक्स को, पहचान का संकट को, या फिर स्वकार्यान्वित भविष्यवाणी को। तो इरेक्शन ने किसको प्रतिपादित किया है आपको बताना है। जी हाँ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए?
थोड़ी सा आपको टाइम दे रहे हैं, बताइए क्या होगा जल्दी से। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, पहचान और संकट। क्या हो जाएगा? पहचान और संकट। क्या होगा? पहचान और संकट। और इसकी कोई उम्र बताएगा कि इस जो अवस्था की उम्र है वो कितनी है? तो पहचान और संकट की जो उम्र है, इसको अन्य नाम भी जानते हैं अपन, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, और ये आपकी होती है 12 से 20 वर्ष। कितनी होती है? 12 से 20 वर्ष। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, ये प्रश्न एक बार और पूछा गया था, पिछले वीडियो में इसको डिस्कस भी किया था कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना, मतलब NCERT की जो स्थापना है वो किस वर्ष हुई है? तो NCERT की जो स्थापना हुई है वो हुई है 1961 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मास्लो के पदानुक्रम सिद्धांत की आवश्यकता सिद्धांत में निम्नतम क्रम है। जो मास्लो की आवश्यकता सिद्धांत है, पिरामिड में जो उन्होंने बताई थी 5 प्रकार की आवश्यकताएं, उसमें जो निम्नतम क्रम है वो किसका है? सुरक्षा की आवश्यकताओं का, सम्मान की आवश्यकताओं का, आत्म वास्तविकरण की आवश्यकताओं का, या फिर मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं का? तो जो मास्लो की आवश्यकताएं हैं, उन्होंने सबसे पहले बताई थी कौन सी आवश्यकता? शारीरिक आवश्यकता। दूसरे नंबर पर उन्होंने कौन सी अवस्था बताई थी? दूसरे नंबर पर बताई थी उन्होंने सुरक्षा की आवश्यकता। तीसरे नंबर पर क्या बताई थी? समाज की आवश्यकता। चौथे नंबर पर कौन सी बताई थी? सम्मान की आवश्यकता। और 5वें नंबर पर आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो मास्लो का एक वीडियो भी बनाया है इन आवश्यकताओं से संबंधित, ट्रिक से याद हो जाएंगे, तो आप उसको देख लीजिए, चैनल पर डला हुआ है। तो यहाँ पर जो प्रश्न बात कर रहा है कि मास्लो के पदानुक्रम आवश्यकता सिद्धांत का निम्नतम क्रम है। जो निम्नतम क्रम है, सुरक्षा तो दूसरे नंबर का है, सम्मान तीसरे नंबर का है, आत्म वास्तविकरण या आत्मबोध ये तो 5वें नंबर का है, सबसे ऊपर है। लेकिन जो सबसे नीचे है वो है मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं। जो सबसे नीचे का क्रम है मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं, या जिसको हम कह सकते हैं शारीरिक आवश्यकताएं, सबसे पहले हैं। कौन सी? रोटी कपड़ा, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आ गए हैं BS ब्लूम के। ब्लूम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का पक्ष है? ब्लूम के अनुसार, ब्लूम ने 3 पक्ष दिए थे, सभी को पता है कौन कौन से? भावात्मक, क्रियात्मक और संज्ञानात्मक। तो यहाँ पर हमारे पास भावात्मक है। और अगर पूछ ले कि जो भावात्मक पक्ष है वो वास्तविक में किसने दिया था, तो ये प्रतिपादित किया था किसने? मसीहा और क्रथवाल ने। किसने? मसीहा और क्रथवाल ने। कब प्रतिपादित किया था? तो 1964 में। कब? 1964 में। और ब्लूम का है पहला पक्ष संज्ञानात्मक पक्ष। तो संज्ञानात्मक को ब्लूम ने प्रतिपादित किया था। और कब प्रतिपादित किया था? कब प्रतिपादित किया था आपको बताना है, 1956 में। और अगला है आपका, पहला है संज्ञानात्मक 56 में, दूसरा है भावात्मक 64 में मसीहा और क्रथवाल ने, और आपका तीसरा है क्रियात्मक पक्ष, उसको प्रतिपादित किया था सिम्पसन ने, और वो प्रतिपादित किया था 1969 में। कौन सा? 1969 में। कौन सा पक्ष? क्रियात्मक पक्ष सिम्पसन ने प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पर जो ब्लूम का पक्ष है वो है भावात्मक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। छोटे बच्चे अपने विषय को तेज़ी से सीख सकते हैं यदि उन्हें, जो छोटे बच्चे हैं वो बहुत जल्दी सीख सकते हैं यदि उन्हें क्या किया जाए? नियमित रूप से दंडित किया जाए तो सीखेंगे, सही रूप से अनुशासित किया जाए तो सीखेंगे, ठीक से निर्देशित किया जाए तो सीखेंगे, या नियमित रूप से प्रशंसित किया जाए तो सीखेंगे। तो यहाँ पर दंडित किया जाए, ये ऑप्शन काट देते हैं। अब आप बताइए 3 में से कौन सा सही होगा? तो जिन लोगों ने जो आंसर दिया है वो दिया है अगर ठीक से निर्देशित किया जाए तो उनका बिल्कुल सही है, बाकी लोग गलत हैं। क्योंकि यहाँ पर आप सही ढंग से अनुशासित नहीं कर सकते हैं बच्चों को, बच्चों पर अनुशासन नहीं करना है। उनके समक्ष जो माहौल है वो प्रजातांत्रिक माहौल आपको बना के रखना है, और आपको रेगुलर उनकी प्रशंसा नहीं करनी है, कोई इससे कोई ख़ास प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप उनको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं तो ही वो ठीक से निर्देशित होकर अपनी आप विषय को जो है बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो याद रखना, प्रॉपर गाइडेंस देना है उनको, ना कि डिसिप्लिन में रखना है, ना ही प्रशंसा करना है, ना ही पनिशमेंट देनी है। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की ओर। प्रश्न क्रमांक 15 कहता है कि निम्नलिखित में से शिक्षकों की कौन सी श्रेणी कक्षा के सामने की ओर मुँह करते हुए, कौन सी श्रेणी है जो कक्षा के सामने की ओर शिक्षक की
तरफ मुंह करते हुए पंक्तियों के पारंपरिक औपचारिक बैठने के तरीके के पक्ष में रहती है। जो परंपरागत रूप से चली आ रही है, प्रश्न को समझिएगा, तो परंपरागत रूप से चली आ रही है कि परंपरागत रूप से मतलब कि आश्रमों में जो ऋषि मुनि बैठते थे वो अपने छात्रों को अपने सामने मुख करके बिठाते थे। तो इस शिक्षण में जो है, नए आधुनिक शिक्षण में कौन सी ऐसी विधि है जो इस विधि को अभी भी फॉलो कर रही है, यानी कि परंपरागत और औपचारिक बैठने के तरीके के पक्ष में रहती है। मतलब विद्यालय में बैठाती है औपचारिक रूप से, और परंपरागत तो है ही है क्योंकि शिक्षक के सामने मुंह करके बैठना है। तो ये समूह चर्चा है, प्रत्यक्ष निर्देश है, अप्रत्यक्ष निर्देश या फिर छात्र केंद्रित है। तो यहाँ पर जो है वो होगी आपकी प्रत्यक्ष, यानी आमने सामने बैठना, या प्रत्यक्ष निर्देश जो है आपकी कौन सी होगी, शिक्षक की तरफ मुंह करते हुए पंक्तियों के पारंपरिक औपचारिक बैठने के तरीके के पक्ष में है कौन सा, प्रत्यक्ष निर्देश। कौन सा, प्रत्यक्ष निर्देश। तो ये तो कहता है सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत निम्न के द्वारा जोर दिए जाने के रूप में सुदृढ़ीकरण की भूमिका के बजाय बच्चों के योगदान पर प्रकाश डालता है। जो आपका सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत है वो किस पर जोर दिए जाने के कारण सुदृढ़ीकरण की भूमिका के बजाय बच्चों के योगदान, जो आपका सुदृढ़ीकरण की भूमिका है उसकी बजाय पे बच्चों के योगदान को प्रकाश डालता है या बच्चों के योगदान को महत्वपूर्ण मानता है। वो कौन सा सिद्धांत है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन मॉडल, अंतर्दृष्टि सीखने का मॉडल, परीक्षण त्रुटि मॉडल या चिर प्रतिष्ठित प्राकुलल मॉडल। तो यहाँ पर जो हमारा सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत है और वो बच्चों की बजाय सुदृढ़ीकरण की बजाय बच्चों के योगदान पर प्रकाश डालता है, वो आपका है क्रिया प्रसूत अनुकूलन मॉडल। कौन सा मॉडल है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन मॉडल, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। और प्रश्न क्रमांक 2 आपका कहता है कि व्यक्तित्व के मापन में प्रोजेक्टिव तकनीक अन्य परीक्षणों से बेहतर होती है क्योंकि जो आपका व्यक्तित्व मापन होता है उसमें जो आपकी प्रोजेक्टिव तकनीक होती है वो अन्य परीक्षणों से बेहतर होती है, किस प्रकार से। तो ऑप्शन है आपके पास, उन्हें सहज रूप से प्रशासित किया जा सकता है इसलिए प्रोजेक्टिव तकनीक अच्छी होती हैं, या फिर सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए उपयुक्त होती हैं इसलिए ये प्रोजेक्टिव तकनीक अच्छी होती हैं, या फिर परीक्षार्थी को पता नहीं होता है कि वह अपने विचारों को प्रकट कर रहा है, या फिर परीक्षण के परिणाम तत्काल उपलब्ध होते हैं। तो जो आपकी व्यक्तित्व मापन की प्रोजेक्टिव तकनीक है ये अन्य विधियों से बेहतर इसलिए है क्योंकि परीक्षार्थी को पता ही नहीं चलता कि वह अपने विचारों को क्या कर रहा है, प्रकट कर रहा है। तो जो प्रोजेक्टिव तकनीक है अप्रत्यक्ष तरीके से जो आपके मन में है उसको निकालना ही आपकी प्रोजेक्टिव तकनीक कहलाती है। तो परीक्षार्थी को खुद पता नहीं होता है कि हम अपने भाव प्रकट कर रहे हैं, इसलिए प्रोजेक्टिव तकनीक व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी तकनीक मानी जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 3, मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। मास्लो से बहुत प्रश्न आए हैं तो आप इनको अच्छे से कवर करके चलिएगा कि जो मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत है उसके अनुसार क्लासिकल मॉडल का उच्चतम क्रम है, यानी जो सबसे ऊपर क्रम है वो कौन सा है, सुरक्षा की आवश्यकता, संबद्धता आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता या आत्मबोध की आवश्यकता। तो अभी तक कई वीडियो में हम बता चुके हैं कि जो पिरामिड के रूप में मास्लो ने आवश्यकताएं बताई थी, सबसे पहले कौन सी आवश्यकता थी, शारीरिक आवश्यकता, फिर सुरक्षा की आवश्यकता, फिर समाज की आवश्यकता, फिर सम्मान की आवश्यकता, और सबसे ऊपर थी आत्मसिद्धि की आवश्यकता, जहाँ पर 5% लोग ही पहुँच पाते हैं। तो यहाँ पर आत्मबोध या आत्म वास्तविकरण की आवश्यकता जो है आपकी उच्चतम क्रम में होगी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी आत्मसिद्धि की आवश्यकता या आत्मबोध की आवश्यकता। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। एक शिक्षक की सफलता निम्न होती है। एक शिक्षक जो है उसकी सफलता क्या होती है, विद्यार्थियों की उच्च उपलब्धियां ही शिक्षक की सफलता होती हैं, या फिर आकांक्षाओं का उच्च स्तर ही शिक्षक की सफलता होती है, या उसका या उसकी पिछली उपलब्धियां ही शिक्षक की सफलता होती है, या फिर उसका या उसकी अच्छा शिक्षण कार्य ही शिक्षक की सफलता होती है। तो जो एक शिक्षक की सफलता होती है वो होती है उसका अच्छा शिक्षण कार्य। एक शिक्षक की सफलता क्या होती है, उसका अच्छा शिक्षण कार्य ही एक शिक्षक की सफलता होती है। प्रश्न क्रमांक 5 की ओर चलेंगे और यहाँ पर आपका प्रश्न है वायगोत्स्की के संबंधित। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा समझेंगे, आंसर मैंने पहले ही बोल दिया है कि संभावित विकास का क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD का फुल फॉर्म है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, किसके भाषा विकास सिद्धांत के केंद्रीय अवधारणा है। तो यहाँ पर आंसर मैंने पहले बोल दिया है कि वायगोत्स्की। जो ZPD होता क्या है,
तो देखिए, जहाँ तक बच्चा खुद भाषा विकास कर सकता है और जहाँ तक किसी की मदद से विकास कर सकता है, इनके बीच का जो अंतर है वो कहलाता है ZPD। क्या कहलाता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मतलब जहाँ तक खुद विकास करता है और जहाँ तक किसी की मदद से विकास कर सकता है, इनके बीच का जो अंतर है वो कहलाता है ZPD, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास निर्भर होता है। जो वाइगोत्स्की हैं उनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास निर्भर होता है मानसिक परिपक्वता पर, शारीरिक परिपक्वता पर, अनुवांशिकी पर या सामाजिक अंतःक्रियाओं पर। तो जो वाइगोत्स्की हैं, वाइगोत्स्की कहते थे कि जो आपका संज्ञानात्मक विकास है वो संबंधित होता है सामाजिक अंतःक्रियाओं पर, और वहीं पर जो जीन पियाजे हैं उन्होंने कहा था कि जो आपका भाषा विकास है वो हमारे संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर होता है। लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं कि आपका संज्ञानात्मक विकास हमारी सामाजिक अंतःक्रियाओं पर निर्भर होता है। तो इनको क्लियर रखिएगा अपने मन में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पियाजे के अनुसार व्यक्तिगत कहानी निम्न की एक विशेषता है। जो व्यक्तिगत कहानियाँ हैं वो किसकी विशेषता है? विलंबित बचपन की, प्रारंभिक बचपन की, वयस्कता की या फिर किशोरावस्था की? तो पियाजे के अनुसार व्यक्तिगत कहानी, जो अपनी अपनी व्यक्तिगत कहानियाँ होती हैं वो किनकी होती हैं? किशोरावस्था के बालकों की होती हैं, या किशोरावस्था की व्यक्तिगत कहानियाँ होती हैं। किसके अनुसार? पियाजे के अनुसार। प्रश्न क्रमांक 8 की ओर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 आपका कहता है कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास के चरणों में सामाजिक मानदंडों के अनुरूपता में देखी जा सकती है। कौन सी विधि, जो कौन सा चरण है जो सामाजिक अनुरूपता में देखा जा सकता है? किसके अनुसार? कोहल वर्ग के नैतिक विकास के चरणों में सामाजिक मानदंडों की अनुरूपता में देखी जा सकती है। पश्च परंपरागत चरण, पूर्व परंपरागत चरण, नैतिक परिपक्वता प्राप्त करने के पश्चात या पारंपरिक चरण। तो जो कोहल वर्ग का नैतिक विकास के चरण हैं उनमें सामाजिक मानदंडों की अनुरूपता किस चरण में आपको देखने को मिलेगी, आपको ये बताना है। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारंपरिक चरण। कौन से चरण में? पारंपरिक चरण, यानी कन्वेंशियल स्टेज में आपको सामाजिक मानदंडों की अनुरूपता देखने को मिल जाती है। प्रश्न क्रमांक 9 की ओर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक आपका 9 कहता है कि आत्मबोध या आत्मवास्तविकरण या वह मनोदशा है जो निम्न स्थिति में होती है। जो आत्मबोध है और आत्मवास्तविकरण है, ये एक मनोदशा है जो किस स्थिति में होती है? जब कोई बच्चा अपनी सामर्थ्य तथा कमजोरी को पूरी तरह से उपेक्षा करता है तब होती है, या जब कोई बच्चा वह हासिल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता है जिससे वह हासिल कर सकता है तब होती है वास्तविकरण की मनोदशा, या फिर जब कोई बच्चा जीतने के लिए दूसरों से प्रतिस्पर्धा के साथ कार्य करता है, या फिर जब कोई बच्चा निम्नतम आवश्यकताओं के साथ पूरी तरह संतुष्ट होता है। तो आत्मबोध या आत्मवास्तविकरण की मनोदशा की स्थिति कब होती है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, जो आत्मबोध या आत्मवास्तविकरण की मनोदशा है वो होती है जब कोई बच्चा वह हासिल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता है जिसे वह हासिल कर सकता है, तब उसे आत्म या अपनी वास्तविकरण की मनोदशा की स्थिति प्राप्त होती है। प्रश्न क्रमांक 10 की ओर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 कहता है समस्या हल करने की वैज्ञानिक विधि में निम्न में से पहला चरण कौन सा है? जो समस्या समाधान विधि का पूछ रहा है कि पहला चरण कौन सा है, तो समस्या समाधान विधि जिन लोगों ने पढ़ी होगी उनको क्लियर पता है कि सबसे पहले समस्या समाधान विधि में हमें समस्या के बारे में क्या पता होना चाहिए? जागरूकता तो होनी चाहिए कि भाई कोई समस्या हमारे लिए आ रही है या समस्या आने वाली है। तो समस्या के बारे में जागरूकता इसका पहला चरण होता है। फिर समस्या से संबंधित तथ्यों का हम संग्रह करेंगे, फिर उनका चुनाव, सही तथ्य का चुनाव करेंगे और इस प्रकार हम उसका निष्कर्ष निकालेंगे कि जो तथ्य चुने थे वो सही हैं और समस्या हमारी हल हो गई है। तो पहला जो चरण है वो है समस्या के बारे में जागरूकता होनी चाहिए समस्या समाधान विधि के अंतर्गत। प्रश्न क्रमांक 11 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जा सकता है? कौन सा संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जा सकता है? कौन से क्षेत्र में? संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के उदाहरण के रूप में एक फोटोग्राफिक फिल्म को विकसित करना, एक मैराथन दौड़, या रख रखाव के लिए जिम्मेदारियां लेना, या एक विशिष्ट विषय का वर्णन। तो संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र जो आपका संबंधित होता है किससे? मन से। तो अगर आप किसी का वर्णन करेंगे या किसी विषय में वर्णन करेंगे तो आप किससे करेंगे? मन या मस्तिष्क से करेंगे। तो यहाँ पर जो संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उदाहरण है वो होता है किसी विषय विशिष्ट का वर्णन करना। प्रश्न क्रमांक
12 की ओर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 कहता है आपका कि एक कक्षा की स्थिति में निम्नलिखित में से किन विधियों का उपयोग किया जा सकता है। एक कक्षा में किन विधियों का उपयोग किया जाता है? मामले का अध्ययन, केस स्टडी, आत्मनिरीक्षण, प्रयोगात्मक विधि या अवलोकन। तो एक कक्षा में जो आप विधि प्रयोग कर सकते हैं वो आपकी होगी अवलोकन, क्योंकि केस स्टडी में विधि में तो एक एक विद्यार्थी के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है और कक्षा में ये प्रयोग नहीं की जाती है। कक्षा के साथ साथ उसके घर, आवास, परिवेश से संबंधित जानकारियाँ भी एकत्रित की जाती हैं। किस विधि में? केस स्टडी विधि में। लेकिन आपको कक्षा में प्रयोग करना है, कक्षा की स्थिति में, तो आप सभी बच्चों का एक साथ क्या कर सकते हैं? अवलोकन कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 13 की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का परिणाम नहीं है? अधिगम का परिणाम कौन सा नहीं है? तो अधिगम के कारण क्या नहीं होते हैं? दृष्टिकोण विकसित नहीं होते हैं, कौशल विकसित नहीं होते हैं, अवधारणाएं नहीं आती हैं या फिर परिपक्वता नहीं आती है। तो जो अधिगम के कारण नहीं आता है वो आपको बताना है। बताइए आंसर क्या होगा? जी हाँ, तो अधिगम के कारण आपका दृष्टिकोण भी बनता है, कौशल भी विकसित होते हैं, अवधारणाएं भी आपके मन में बनती हैं, लेकिन जो मैच्योरेशन यानी परिपक्वता है वो आपकी वैसे भी आती है, क्योंकि यह एक जैविक प्रक्रिया है और ऑटोमेटिक आती रहती है। क्या? परिपक्वता। तो यहाँ पे अधिगम का परिणाम नहीं है, मतलब परिपक्वता सीखने से नहीं आती है। तो अधिगम का परिणाम क्या नहीं है? परिपक्वता। प्रश्न क्रमांक 14 की ओर चलेंगे और प्रश्न क्रमांक जो हमारा 14 है वो कहता है कि जब बच्चा निम्न प्रदर्शित करता है तो वाक विकार या स्पीच डिसऑर्डर नहीं माना जाता है। ये प्रश्न पहले भी एक परीक्षा में पूछा गया है, शायद सीटेट है या फिर बीटेट है, एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन पूछा गया है। जब बच्चा निम्न प्रदर्शित करता है तो वाक विचार या स्पीच डिसऑर्डर नहीं माना जाता है, कि उसकी बोलने की संबंधित अक्षमता है वो नहीं मानी जाएगी। जब क्या करेगा? तुतलाएगा और अस्पष्ट उच्चारण करेगा, तब तो ये समस्या है, वाक डिसऑर्डर है या स्पीच डिसऑर्डर है। तेज लेकिन अस्पष्ट बोलना, ये भी स्पीच डिसऑर्डर है। धीमी या तेज गति से बात करना, ये स्पीच डिसऑर्डर के अंतर्गत नहीं आता है। और बाकी हकलाना और रुक रुक कर बोलना भी स्पीच डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा धीमी या तेज गति से बात करना स्पीच डिसऑर्डर के अंतर्गत नहीं माना जाता है। पहला प्रश्न था वो था तत्परता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो सभी को पता है कि जो 3 नियम है, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव के नियम, वो किसने दिए हैं? वो दिए हैं आपके थॉर्नडाइक महोदय ने। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों ये वर्ग 1 में पूछे गए हुए प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको वीडियो को अंत तक देखिए, हम सोचते हैं आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्प हो जाए। कुछ लोगों ने अभी तक पेपर नहीं देखे होंगे, तो आप 15 मिनट की वीडियो में सारे 15 क्वेश्चन देख सकते हैं। और ये सीरीज डेली लाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मैं विचारमन ढंग से तथा उत्पादक रूप से चिंतन तथा साक्ष्य का मूल्यांकन शामिल होता है। किसमें विचारमन ढंग से सोचा जाता है और उत्पादक रूप से चिंतन करके कुछ सोल्यूशन निकाला जाता है या उत्पाद निकाला जाता है? तो किसमें ऐसा शामिल होता है? गहन चिंतन में, अमूर्त चिंतन में, अपसारी चिंतन में या फिर प्रतिबिंब चिंतन में? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि गहन चिंतन में उत्पादक रूप से सोचा जाता है और साक्ष्य ढंग से इसको क्या है? प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 3, मौखिक व्यवहार के लिए सहभागिता विश्लेषण तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो मौखिक व्यवहार के लिए जो सहभागिता विश्लेषण तकनीक है वो विकसित की गई थी आपकी फ्लैंडर्स के द्वारा। ज़्यादातर जो मार्केट में आप बुक पढ़ रहे हैं उसमें नहीं दिया गया है, तो इसको थोड़ी सा इंटरनेट से आप देख लीजिए। बाकी फ्लैंडर्स के द्वारा दी गई थी। और फ्लैंडर के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम में लिंक है, पूरी PDF है, उसको आप पढ़ सकते हैं। तो मौखिक व्यवहार की सहभागिता का विश्लेषण तकनीक किसने प्रतिपादित की थी? फ्लैंडर ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न त्रुटि अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था या प्रश्न त्रुटि अधिगम सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था? सभी को पता है प्रश्न एवं त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जैसे लिखना, सूचना, नाम और लेवल जब एक परीक्षा में इस्तेमाल होती है तो निम्न का परीक्षण करती है। किसका परीक्षण करती है? अनुप्रयोग का, मूल्यांकन स्तर का, ज्ञान स्तर का या फिर
संश्लेषण स्तर का। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा बताइए। कि जैसे कि क्रिया है आपकी लिखना, सूची, नाम और लेबल एक परीक्षा में जब इस्तेमाल होते हैं तो आपके कौन से स्तर का परीक्षण किया जाता है। जी हाँ, तो उस ऐसी स्थिति में आपका प्रयोग किया जाता है कौन सा स्तर, ज्ञान स्तर। कौन सा स्तर, ज्ञान स्तर। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ज्ञान स्तर का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पुरस्कार और दंड निम्न रूप से कार्य करते हैं। तो आपको पता है पुरस्कार और दंड जो है वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, बाह्य प्रेरणा के रूप में काम करते हैं। आंतरिक प्रेरणा तो होगी नहीं, पुरस्कार और दंड जो है वो बाह्य प्रेरणा के रूप में कार्य करते हैं। जो प्रश्न आसान है उनमें टाइम लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, मैं भी जानता हूँ। यहाँ पर देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जिन लोगों ने इंग्लिश से परहेज कर रखा है वो यहाँ पर गलती कर सकते हैं। प्रश्न पढ़िए। आर्मस्ट्रांग खालिस्तान के मुख्य प्रतिपादक थे। समस्या हल विधि के, प्रदर्शन विधि के, अनुमानी विधि के, परियोजना विधि के। बताइए क्या होगा आंसर। जी हाँ, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका, हिंदी में है आपका अनुमानी विधि और आप इंग्लिश में पढ़ते तो तुरंत आंसर आ जाता आपका ह्यूरिस्टिक विधि के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है, आर्मस्ट्रांग माने जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। मानव युग्मज में शामिल होते हैं। मानव युग्मज में कितने जो है शामिल होते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र, 21 जोड़ी, 46 जोड़ी या फिर 42 जोड़ी गुणसूत्र। तो यहाँ पर जो कुछ लोग गलती कर सकते हैं बताइए क्या होगा। जी हाँ, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 23 जोड़ी गुणसूत्र। कितने, 23 जोड़ी गुणसूत्र। यहाँ पे क्या होगा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 24 जोड़ी क्यों नहीं होगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जो 24 जोड़ी क्यों नहीं होगी। 24 जोड़ी नहीं होता, कितना होता है, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। और दूसरी बात 42 जोड़ी नहीं होते हैं, 23 दूनी 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने, 46 गुणसूत्र होते हैं। तो यहाँ पे आप 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, कितने होते हैं, 46 जोड़ी नहीं होती, 46 होते हैं कुल। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जो हमारा वो है कि शब्दों के दोहरे अर्थ के कारण संचार में होने वाली बाधा निम्न है। संचार शब्दों के जो है दो अर्थ होने के कारण संचार में कौन सी बाधा होती है। संचार के लिए शैक्षिक बाधा होती है, संचार के लिए मनोवैज्ञानिक बाधा होती है, संचार के लिए शब्दार्थ बाधा होती है या फिर संचार के लिए पर्यावरणीय बाधा होती है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा, देखिए शब्दों के जो दोहरे अर्थ के कारण जो बाधा होती है उसको क्या कहते हैं, शब्दों संचार के लिए क्या कहा जाता है, संचार के लिए शब्दार्थ बाधा। क्या कहा जाता है, संचार के लिए शब्दार्थ बाधा कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 10। एरिक एरिक्सन का मानना था कि स्वस्थ विकास निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, स्त्री और पुरुष और स्त्री तत्वों के बीच एक संघर्ष को, या समस्वरित या विषमस्वरित प्रवृत्तियों के बीच संघर्ष को, या एक अनसुलझा इलेक्ट्रा मनोग्रंथि में, या एक अनसुलझा एपीएस मनोग्रंथि में। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा, एरिक एरिक्सन का मानना था कि स्वस्थ विकास किस पर निर्भर करता है, समस्वरित व विषमस्वरित प्रवृत्तियों के बीच एक संघर्ष को निर्भर करता है। किसका मानना था, एरिक एरिक्सन का। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है चिंतन अनिवार्य रूप से है, क्या है। तो सभी लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है इसको, ये गलत नहीं होना चाहिए। एक भौतिक घटना है, एक ज्ञानात्मक गतिविधि है, या मनोप्रेरणात्मक प्रक्रिया है, या प्रभावशाली व्यवहार है। तो सभी को पता है कि चिंतन एक अनिवार्य रूप से ज्ञानात्मक गतिविधि है। कैसी गतिविधि है, ज्ञानात्मक गतिविधि है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। स्मृति विज्ञान है, स्मृति विज्ञान है। देखिए कितने आसान से प्रश्न आए थे। आर्थिक सहायता है, स्मृति सहायक है, जादुई शब्द है, सैद्धांतिक चरण है। तो आपको पता है जो स्मृति है वो किससे संबंधित है, स्मृति किससे संबंधित है, स्मृति सहायक है। स्मृति विज्ञान स्मृति में सहायक होता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 13 कि जो आपका है प्रश्न वो है जांच की द्वंद्वात्मक पद्धति के
मूल का पता इनके समय में लगाया जा सकता है। जो जांच है उसकी जो द्वंद्वात्मक पद्धति है उसका पता किसके समय में लगाया जा सकता था या लगाया जा सकता है? रसल के, प्लेटो के, अरस्तू के या फिर सुकरात के। तो जो जांच की द्वंद्वात्मक पद्धति है वो सुकरात के समय में भी उसका पता लगाया जाता था या लगाया जा सकता है, क्योंकि ये विकसित हो गई थी उनके समय पे भी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सुकरात। आप कमेंट करके बताइए सुकरात का शिष्य कौन था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा अवलोकन हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को समर्पित करता है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं और पूछ किसके बारे में रहा है? हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को समर्थित करता है। कौन सा जो सिद्धांत है? सभी बुद्धिमत्ताएं एक दूसरे के समान होती हैं, ये समर्थित है, या फिर बुद्धि, विश्लेषण, रचनात्मकता, व्यवहार, बुद्धिमत्ता की एक अंतःक्रिया है, या फिर एक कक्षा में सभी बुद्धिमत्ताओं को ढालना असंभव है, या फिर अगला ऑप्शन है विभिन्न बुद्धिमत्ताएं प्रकृति में पदानुक्रमित होती हैं। सही आंसर क्या होगा? चलिए बताइए। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि विश्लेषणात्मक। जो बुद्धि है आपकी वो कैसी होगी? विश्लेषणात्मक होगी, रचनात्मक और व्यवहारिक बुद्धिमत्ता की एक अंतःक्रिया है बुद्धि। किसने कहा था? हार्वर्ड गार्डनर ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, और वो प्रश्न है आपका, अधिगम की प्रक्रिया में निम्न में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बच्चे की आर्थिक स्थिति महत्वपूर्ण है अधिगम की प्रक्रिया के लिए, बच्चे की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, अधिगम की शैली, या बच्चे का परीक्षा परिणाम। तो आपको अच्छे से पता है, जिन लोगों ने पढ़ रखा है, कि जो अधिगम की प्रक्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है आपकी अधिगम शैली। क्या जरूरी है? अधिगम शैली। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं कुल 15 प्रश्न, और जो कि पूछे गए थे वर्ग 1 में। वर्ग 1 के पेपर में 15 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है, उसमें ये प्रश्न पूछे गए थे जिनको हमने डिस्कस किया है। कई लोगों को टाइम नहीं मिलता, PDF नहीं मिलता। पहला प्रश्न जो है वो है, शिक्षा में जॉन डीवी ने बल दिया है। किस पर बल दिया है? काम करके सीखने पर, रटने से सीखने पर, या ऑथोरिटेरियन मतलब अधिकारवादी शिक्षण विधियों के द्वारा, या अनुकरण और मॉडलिंग के द्वारा। तो यहाँ पर जो जॉन डीवी हैं उन्होंने जो सीखने पर बल दिया है वो कैसे दिया है? लर्निंग बाय डूइंग, यानी काम करके सीखने पर बल दिया है। यहाँ पर उन्होंने देखो काम जोड़ दिया है, तो इसको ध्यान में रखना थोड़ा सा, करके सीखने। एक बार इंग्लिश में जरूर देख लीजिएगा जिसमें डाउट हो, है ना। तो पहला आंसर हो जाएगा हमारा कि जॉन डीवी ने जो बल दिया है वो दिया है काम करके सीखने पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भय या क्रोध के दौरान हृदय गति बढ़ाने वाला हार्मोन है। ये तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि साइंस का क्वेश्चन है, लेकिन ये पेडागोजी में आया था आपका, और एक आध क्वेश्चन ऐसा आता भी रहता है हमेशा, जैसे कि थायराइड ग्रंथि के बारे में पूछ लेंगे, या फिर आपकी जो मास्टर ग्रंथि के बारे में पूछ लेंगे, ऐसे आते रहते हैं। तो भय या क्रोध के दौरान हृदय की गति को बढ़ाने वाला हार्मोन है, कौन सा है? तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एड्रेनालाइन हार्मोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए समेकित मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और इसको ध्यान से देखिएगा, काफ़ी बड़ा प्रश्न भी है, ध्यान से पढ़ना, इसको गलती नहीं होना चाहिए क्योंकि आसान प्रश्न है। कि निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए समेकित मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है? यह जानने के लिए कि छात्र की रुचि और काम की आदतें क्या हैं, इसके लिए समेकित मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है, या फिर यह जानने के लिए कि मुख्य रूप से छात्रों को प्रमाणिक या ग्रेड करने के लिए, या फिर सीखने की प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति और निगरानी के लिए, या फिर विशिष्ट शिक्षणों के लिए समूह को निर्देश करने के लिए समेकित मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। तो जो समेकित मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है मुख्य रूप से छात्रों को प्रमाणिक ग्रेड करने के लिए समेकित मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। शैक्षणिक पर्यवेक्षण का उद्देश्य क्या है? शैक्षणिक जो पर्यवेक्षण है उसका उद्देश्य क्या होता है आपको बताना है। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के अंतर्गत भी हम इसको पढ़ते हैं, तो आपको बताना है
कि शैक्षणिक पर्यवेक्षण का उद्देश्य क्या है। मानदंड, प्रक्रियाओं और प्रथाओं को निर्धारित करना, माता पिता की उम्मीदों को पूरा करना, या फिर संस्था में एक सकारात्मक शिक्षण अधिगम लोकाचार विकसित करना, या फिर कार्यकुशल कार्यालय प्रबंधन प्रणाली को विकसित करना। तो जो शैक्षणिक पर्यवेक्षण का उद्देश्य है वो क्या होगा आपको बताना है। चलिए बताइए क्या होगा। तो जो शैक्षणिक पर्यवेक्षण अध्ययन का उद्देश्य है वो हो जाएगा संस्थान में सकारात्मक शिक्षण अधिगम एवं लोकाचार विकसित करना। शैक्षणिक पर्यवेक्षण अध्ययन का जो है उद्देश्य है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। गहन अधिगम का सिद्धांत निम्न को महत्व देता है। गहन अधिगम का सिद्धांत निम्न को महत्व देता है। तो पिछले वीडियो में भी गहन अधिगम, गहन चिंतन से प्रश्न आया था, यहाँ पर गहन अधिगम से आ गया है कि गहन अधिगम का सिद्धांत निम्न को महत्व देता है। स्वायत्त कार्य प्रणाली को विकसित करने को, विचार, तर्क तथा कल्पनाशीलता को विकसित करने से, भावनात्मक प्रतिक्रियाएं विकसित करने को, या फिर अनैच्छिक प्रतिक्रिया को विकसित करने से। तो जो गहन अधिगम का सिद्धांत है वो महत्व देता है आपका विचार, तर्क और कल्पनाशीलता को विकसित करने के लिए महत्व देता है। अगला प्रश्न है आपका कि एक शिक्षक का मुख्य कार्य निम्न होता है। तो एक शिक्षक का कार्य क्या है। विद्यार्थियों को स्वयं सीखने में मदद करना, या फिर विद्यार्थियों को अनुशासित करना, या फिर केवल शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना, या फिर लगातार विद्यार्थियों की गलतियों को इंगित करना। क्या होगा इसका आंसर बताइए। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, एक जो शिक्षक है और शिक्षक का जो मुख्य कार्य है वो होता है कि विद्यार्थियों को स्वयं सीखने में मदद करना। विद्यार्थी जो सीख रहे हैं उसके लिए मदद उपलब्ध कराना एक शिक्षक का कार्य होता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से खाली स्थान के सिवा इसके सभी को बड़े एवं छोटे बच्चों के बीच स्मृति को ध्यान में रखते हैं। एक मिनट के लिए रुक जाएंगे यहाँ पे थोड़ा सा। हाँ, प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से खाली स्थान के सिवाय इसके सभी को बड़े छोटे बच्चों के बीच स्मृति में अंतर को ध्यान रखते हुए पाया गया है। एक जो फैक्ट है उसको छोड़कर, आपके जो 4 विकल्प हैं, एक को छोड़कर सभी जो है छोटे बच्चों और बड़े बच्चों की स्मृति के बीच में अंतर को रखते हैं। एक को छोड़कर बाकी सभी रखते हैं। स्मारक का उपयोग, रणनीतियों का उपयोग, बढ़ी हुई बुद्धिमत्ता और प्रक्रमण एवं गति एवं अनुकूलता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन है जो छोटे बच्चों और बड़े के बीच में अंतर को ध्यान में नहीं रखते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, बढ़ी हुई बुद्धिमत्ता। बढ़ी हुई बुद्धिमत्ता यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि छोटे बच्चों और बड़े बच्चों के बीच स्मृति के अंतर को ध्यान में नहीं रखता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। भाषा निम्न के लिए एक आवश्यक स्थिति नहीं है। किसके लिए भाषा आवश्यक स्थिति नहीं है। अवधारणात्मक सोच के लिए, गहन सोच के लिए, तार्किक सोच के लिए, या फिर विश्लेषणात्मक सोच के लिए। तो भाषा जो है वो आवश्यक स्थिति नहीं है किसके लिए, अवधारणात्मक सोच के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। विद्यार्थियों को स्व अध्ययन का अवसर दिया जाना चाहिए। निम्न सिद्धांत खाली स्थान के अनुरूप है। प्रश्न है आपका कि जो विद्यार्थी हैं उनको स्व अध्ययन का भी अवसर दिया जाना चाहिए, यह किस सिद्धांत के अनुरूप है। ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, मानसिक प्रवृत्ति, या बहुप्रतिक्रियाओं। तो यहाँ पर जो कुछ लोग हिंदी से याद करते हैं सिर्फ वो याद रखें, इंग्लिश से भी नाम हिंदी में लिख कर आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बहुप्रतिक्रिया। क्या होगा आंसर, बहुप्रतिक्रियाओं में आपको विद्यार्थियों को जो स्व अध्ययन के अवसर दिए जाते हैं उस सिद्धांत के अनुरूप है बहुप्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। ये प्रश्न बहुत सरल है अगर उस दृष्टि से देखा जाए, और अगर आप नहीं ठीक से प्रश्न को पकड़ते हैं तो आपका एक गलत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो इसकी हम इसमें एक ऐसी फाइंड है, ट्रिक हो जाएगी या कुछ भी कह लें आप, जिससे आपको सही आंसर मिल जाएगा।
तो कैटल के अनुसार सीखने और समस्या को सुलझाने के लिए आवश्यक क्षमता, शिक्षा और अनुभव की स्वतंत्रता निम्न कहलाती है। कैटल ने बुद्धि के कितनी जो नियम दिए थे, तो कैटल ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था। उसमें कौन कौन से कारक बताए थे, समझना प्रश्न को। प्रश्न क्या कह रहा है कि सीखने और समस्या को सुलझाने के लिए आवश्यक क्षमता, शिक्षा और अनुभव की स्वतंत्रता निम्न कहलाती है। तो कैटल का जो सिद्धांत था उसने 2 कारक बताए थे। एक कारक कौन था, जी कारक, और एक था एस कारक। और जी कारक में जी फैक्टर था और एक एस फैक्टर था। तो आपको पता है कि जो जी फैक्टर है वो आपकी आवश्यक क्षमताओं, शिक्षा, अनुभव को सुलझाने का कार्य करता था। तो यहाँ पर क्या दिया है क्या कहीं पर जी फैक्टर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अस्थिर बुद्धि या जी फैक्टर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी को पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है आपका, किस सिद्धांत के अनुसार शिक्षकों और छात्रों को एक सक्रिय संवाद में संलग्न होना चाहिए? आपको उस सिद्धांत का नाम बताना है जिसमें शिक्षक और छात्रों के बीच सक्रिय संवाद होता है। शिक्षक केंद्रित में, सामाजिक रचनावादी में, व्यवहारिक में या फिर संज्ञानवादी में? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है कि जो शिक्षक और छात्र सक्रिय संवाद में संलग्न होते हैं वो कहलाता है सामाजिक रचनावादी सिद्धांत। क्या कहलाता है? सामाजिक रचनावादी सिद्धांत। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी आपको जानकारी दे दें, जिन लोगों ने अभी तक एमपीटेट वर्ग 3 के टेस्ट नहीं लगाए हैं और अगर लगाना चाहते हैं तो वो लोग अगर टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप के द्वारा बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें आपको कुल 20 टेस्ट मिलेंगे। कितने? 20 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, जिसमें हिंदी और संस्कृत दोनों लैंग्वेज हैं। जिसकी जो लैंग्वेज है उसको चूज़ कर सकता है। और टेस्ट की जो प्राइस है वो है 299, लेकिन आपको 50% डिस्काउंट के साथ मिल जाएगी अगर आप कोड यूज करते हैं APN50। कोड यहाँ पर लिखा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। APN50 कोड यूज करके आप खरीदेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसको मनोविश्लेषणवाद के पिता के रूप में वर्णित किया गया है? मनोविश्लेषणवाद का पिता कौन है? फ्रायड, एरिक्सन, मास्लो या फिर पियाजे? तो सभी को पता है कि मनोविश्लेषणवाद का पिता कौन है? सिगमंड फ्रायड है। कौन है? सिगमंड फ्रायड। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, आधिकारिक स्तर पर शिक्षण निम्न होता है। आधिकारिक स्तर पर शिक्षण किस प्रकार होता है? प्रधान अध्यापक केंद्रित, अभिभावक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित या फिर बाल केंद्रित? तो आधिकारिक स्तर पर जो मतलब होता है शिक्षण वो होता है आपका शिक्षक केंद्रित होता है आधिकारिक स्तर पर। नहीं तो होना किस प्रकार से चाहिए? होना चाहिए बाल केंद्रित, लेकिन जो वास्तविक स्थिति है स्कूलों की उसमें आधिकारिक स्तर पर होता है, मतलब कि शिक्षक केंद्रित होता है। जो शिक्षक को पढ़ाना है उसी के अनुसार उनको पढ़ना होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है कि आधिकारिक स्तर पर शिक्षण होता है वो किस प्रकार का होता है? शिक्षक केंद्रित, ना कि बाल केंद्रित। चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 कहता है कि किसी संदर्भ में भाषा का जो आप प्रभावी ढंग से उपयोग करने के तरीके के बारे में भाषा के नियमों को क्या कहा जाता है? यानी किसी संदर्भ में आप भाषा का प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहे हैं तो उस तरीके को भाषा के नियमों में क्या कहा जाता है? आपको बताना है। फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स या प्रीमेटिक्स? तो किसी संदर्भ में भाषा का प्रभावी ढंग से उपयोग क्या कहलाता है? प्रीमेटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रेगमेटिक कहलाता है। तो किसी भाषा का प्रभावी ढंग से उपयोग प्रेगमेटिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। माइक्रो टीचिंग है। देखिए किस प्रकार के आसान प्रश्न हैं, कुछ प्रश्न आसान भी थे कि माइक्रो टीचिंग है। माइक्रो टीचिंग क्या है? तो सभी को पता है एक शिक्षक प्रशिक्षण की तकनीक है माइक्रो टीचिंग। और माइक्रो टीचिंग से संबंधित और भी फैक्ट आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे और भी प्रश्न बनने की संभावना है, क्योंकि ये सभी पेडागोजी में जुड़ रखा है अलग से माइक्रो टीचिंग। तो माइक्रो टीचिंग जो है वो एक शिक्षक प्रशिक्षण की तकनीक है जिसमें शिक्षक को पढ़ाने के तरीकों के बारे में
बताया जाता है। अगला प्रश्न है, एक अनुसंधान डिजाइन में स्वतंत्र चरों की संख्या होनी चाहिए। जो एक अनुसंधान डिजाइन है उसमें स्वतंत्र चरों की संख्या कितनी हो सकती है? केवल 2, या जितना अधिक डिजाइन अनुमति देता है उतनी, या कोई सीमा नहीं, या केवल 1। तो एक अनुसंधान डिजाइन में जो स्वतंत्र चरों की संख्या होनी चाहिए वो जितना अधिक डिजाइन अनुमति देता है उतनी आप उसमें स्वतंत्र चरों की संख्या रख सकते हैं। किसमें? अनुसंधान डिजाइन में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। एक परीक्षण में प्राप्त समांक की व्याख्या करने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? जो एक परीक्षण है उसमें कुछ अंक प्राप्त हुए हैं, उसकी व्याख्या करने के लिए क्या आवश्यक है? एक संख्याविद के परामर्श की आवश्यकता है, या फिर प्राप्त अंकों को मानक विचलन में परिवर्तित करें, या फिर प्राप्त अंकों को मानक अंकों में परिवर्तित करके उसको प्रदर्शित करें, या फिर उन्हें वैसे ही संप्रेषित करें जैसे वे प्राप्त हुए हैं। तो प्रश्न को समझना कि एक परीक्षण में कुछ अंक प्राप्त हुए हैं, उनको किस प्रकार से आप प्रदर्शित करेंगे, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो प्राप्त अंकों को क्या करना होगा? आपको मानक अंकों में परिवर्तित करना होगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि एक परीक्षण में प्राप्त समांक को आप मानक अंकों में परिवर्तित करके ही प्रदर्शित करें। प्रश्न क्रमांक 7 की ओर चलते हैं। तो शैक्षिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग करते हैं? शैक्षिक सर्वेक्षण निम्न में से किस तकनीक का उपयोग करते हैं? केस स्टडी का, निदानक अनुसंधान का, साक्षात्कार का, या फिर प्रायोगिक विधि का। तो शैक्षिक सर्वेक्षण है जो किस विधि का प्रयोग करते हैं? साक्षात्कार विधि का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है, डेटा संग्रह की विधियों में प्रायोगिक विधि अधिक विश्वसनीय है। जो डेटा संग्रहण करना है उसके लिए प्रायोगिक विधि अधिक विश्वसनीय है, क्योंकि प्रायोगिक विधि के माध्यम से प्राप्त होने वाले परिणाम वैश्विक रूप से प्रयोज्य होते हैं, यानी वैश्विक रूप से प्रयोग में लाए जा सकते हैं प्रायोगिक विधि के प्राप्त परिणाम, या फिर प्रायोगिक स्थिति की प्रतिकृति बनाई जा सकती है, या फिर अध्ययन के लिए कि जाने वाले विषय के लिए व्यक्ति के विचारों व भावनाओं का कोई मूल्य नहीं है, या फिर यह व्यक्ति की समझ का व्यापक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। तो डेटा संग्रहण की विधियों में प्रायोगिक विधि अधिक विश्वसनीय है, क्योंकि जो प्रायोगिक स्थिति की जो है वो प्रतिकृति बनाई जा सकती है। क्या किया जा सकता है? प्रतिकृति बनाई जा सकती है। तो डेटा संग्रहण की विधियों में प्रायोगिक विधि अधिक विश्वसनीय है। क्यों? क्योंकि प्रायोगिक स्थिति में इसकी प्रतिलिपि या प्रतिकृति बनाई जा सकती है। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। प्रश्न क्रमांक 9 कहता है, निम्न में से क्या अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं है? निम्न में से क्या अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं है? टी समूह ग्रुप, CL, या फिर क्रमादेशित अनुदेश, या फिर मीडिया एवं प्रिंटिंग उपकरण। तो अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर जो संबंधित नहीं है वो है आपका टी समूह ग्रुप। क्या संबंधित नहीं है? टी समूह ग्रुप। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम कोल्ब द्वारा उल्लेखित सही प्रायोगिक अध्ययन क्रिया को प्रतिबिंबित करता है? एक मनोवैज्ञानिक थे कोल्ब, उनके द्वारा एक प्रायोगिक अध्ययन क्रिया दी गई थी, उसके लिए जी कौन सा सही अनुक्रम है, उसके जो सोपान थे उसके क्रम कौन से सही हैं? अनुप्रयोग, सामान्यीकरण, अनुभव, प्रक्रमण, ये सही है, या फिर प्रक्रमण उसके बाद अनुभव, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग, या फिर सामान्यीकरण, अनुभव, प्रक्रमण, अनुप्रयोग, या फिर अनुभव, प्रक्रमण, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कि अनुक्रम कोल्ब द्वारा जो उल्लेखित किया गया था प्रायोगिक अध्ययन विधि में, उसमें जो सही क्रम था वो था सबसे पहले उसका अनुभव प्रदान किया जाए, फिर उससे संबंधित प्रक्रमण किए जाए और उसका सामान्यीकरण किया जाए, फिर उसके अनुप्रयोग किए जाए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अनुक्रम कोल्ब द्वारा उल्लेखित सही प्रायोगिक अध्ययन विधि को कौन प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शन नंबर 4, अनुभव, प्रक्रमण, सामान्यीकरण और अनुप्रयोग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 11,
निम्न में से कौन सा सिद्धांत व्यक्तित्व के विकास में बाल्यकाल के अनुभवों को प्रमुख महत्व देता है? कौन सा व्यक्तित्व विकास का सिद्धांत है जो बाल्यकाल के अनुभवों को प्रमुख महत्व देता है? संज्ञानात्मक, पारिस्थितिक, मनोविज्ञानीय या फिर मनोसामाजिक? तो आपको बताना है कौन सा है। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो व्यक्तित्व विकास के बाल्यकाल को अनुभवों को अधिक महत्व देता है वो है आपका मनोविज्ञानीय। कौन सा? मनोविज्ञानीय, जिसको कहते हैं साइको डायनामिक। व्यक्तित्व जो है वो बाल्यकाल के अनुभवों को प्रमुख महत्व देता है। मित्रों, ये प्रश्न डायरेक्ट वर्ग 3 की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए 1 फैक्ट क्वेश्चन है और इनका विस्तार इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि उसमें अधिक टाइम लग सकता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर को देख रहे हैं। बाकी आप इनसे संबंधित प्रश्नों को पुस्तकों के माध्यम से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की ने बच्चे के अधिगम में निम्न में से किस क्षेत्र पर द्वारा निभाई गई भूमिका पर जोर दिया है? तो वाइगोत्स्की ने बच्चे के अधिगम विकास में किस क्षेत्र में भूमिका निभाई है? आनुवंशिक में, आर्थिक में, भौतिक में या फिर सामाजिक में? तो सभी को पता है कि वाइगोत्स्की ने बालक के अधिगम में सामाजिक क्षेत्र में भूमिका निभाई है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12, फ्रांसिस गाल्टन और चार्ल्स डार्विन कैसे संबंधित थे? देखिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। ये क्या है? रिश्तेदारी निकाल दो इनकी। फ्रांसिस गाल्टन और चार्ल्स डार्विन कैसे संबंधित थे? कोई संबंध नहीं था, दोस्त थे, चचेरे भाई थे या भाई थे? तो जो फ्रांसिस गाल्टन हैं और चार्ल्स डार्विन हैं ये दोनों कैसे थे? कजिन थे, यानी चचेरे भाई थे। दोनों फ्रांसिस गाल्टन और चार्ल्स डार्विन कौन थे? चचेरे भाई थे। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 की ओर चलते हैं और प्रश्न 14 जो आपका है वो है, लिखते समय किसी बच्चे द्वारा पेन या पेंसिल पकड़ने के लिए अंगुलियों के उपयोग से पहले अपने पूरे हाथ का उपयोग निरूपित करता है। तो ये प्रश्न कई बार कई परीक्षा में पूछा गया है और ज्यों का त्यों इस परीक्षा में भी था। तो आप ये मत सोचिए कि पुराने प्रश्न इसमें नहीं आएंगे, आ सकते हैं। किस प्रकार का? बिल्कुल आसान प्रश्न है कि पहले जो बच्चा है वो अंगुलियों को पकड़ने के सीखने के लिए पूरे हाथ का उपयोग सीखता है, इसके बाद अंगुलियों का उपयोग सीखेगा। तो ये कौन सा सिद्धांत है? तो ये तो सभी को पता है कौन सा है, प्रॉक्सिमा डिस्टल सिद्धांत। कौन सा? प्रॉक्सिमा डिस्टल सिद्धांत। पहले पूरे हाथ को चलाना सीखेगा फिर उंगलियों को चलाना सीखेगा। और इसमें एक और सिद्धांत है, ये भी आप ध्यान रखिएगा कि सेफेलोकैडल सिद्धांत क्या होता है, जब सिर से पैरों की ओर विकास हो या जिसे कहते हैं हम सिरापुच्छीय विकास, तो उसको कहा जाता है सेफेलोकैडल। और अगर केंद्र से बाहर की ओर हो तो उसको कहते हैं प्रॉक्सिमा डिस्टल। किसके द्वारा दिए गए थे? तो कुप्पुस्वामी द्वारा दिया गया था सेफेलोकैडल और प्रॉक्सिमा डिस्टल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आरटीई अधिनियम संबंधित है, तो ये तो सभी को मालूम होगा और जिनको मालूम नहीं है तो अभी तक क्या पढ़ाई की, आपका तो व्यर्थ है पढ़ना, क्योंकि आरटीई अधिनियम सभी को पता है कि बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि वर्ग 1 में पीईबी ने पूछे थे पेडागोजी के रूप में। तो ये पीईबी की पेडागोजी है, इसके विश्लेषण के आधार पर हम अपनी एमपी-टेट की तैयारी को जारी रख सकते हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।